Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. 10 more seconds. All right, friends. So now it is 9 p.m. We start this class. My first question is, can you देख सकते हैं सुन सकते हैं सपोर्ट करें अमर ताइमा सौम्या नवजीत प्रभात रेणुका गंगा गुड़िया रेवती नजदान से जस्ट मूव फॉरवर्ड 3% लोग नहीं देख सकते कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो क्रोम ब्राउज़र यूज करो एडमिन करो कंप्लीट बोर्ड में लॉगिन करो मोबाइल से देख लें मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही है देन इट शुड वर्क क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ ले लिंक चैट बॉक्स के फर्स्ट सेक्शन में बुधवार को मैं जॉब अपलोड करता हूं पिछले सोमवार तक जितने प्रश्न थे उसे मैंने अपलोड किए हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक पिलर 3 बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके अंदर करंट अकाउंट उसमें गुड सर्विसेज ट्रेड पॉलिसी ये सब हमने कल तक देख लिया आज हम लोग देखेंगे कैपिटल अकाउंट उसके अंदर एफडीआई एफपीआई ये सब हमें समझना है कल जो पढ़ा था उसमें से कुछ हम लोग पीवाईक्यू भी ट्राई करेंगे लेकिन वो ब्रेक के दौरान अभी तो आगे हम एफडीआई वगैरह समझते हैं देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई मतलब कोई विदेशी व्यक्ति कंपनियां संस्था भारत की कंपनियों के शेयर परचेस करती है 1% 2% 5% अप टू 10% खरीदे तब हम उसको कहें कि वो एफपीआई वाला है अगर उससे ज्यादा खरीदता है मान लो 11% 25 51 74 तब हम कहते हैं कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाला है अभी जो एफडीआई वाला है वो स्वाभाविक है वो ज्यादा शेयर खरीद रहा है क्यों क्योंकि उसको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठना है उसको कंपनी का कंट्रोल हासिल करना है उसे खुद वो कंपनी चलानी है ये सब उसकी इच्छा होती है जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के अंदर इन्वेस्ट किया तो वो सब क्या एफडीआई हम कहते हैं जो एफपीआई वाले होते हैं उनको दिलचस्पी नहीं है कि हमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठना है हमें कंपनी को चलानी है ये एफपीआई वाले लोग उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि सेकेंडरी मार्केट में ये जो शेयर खरीदे थोड़े ज्यादा भाव पे बेच के निकल लेते हैं जैसे जेपी मॉर्गन चेज मॉर्गन स्टैनली गोल्डमैन सैक्स ये सब क्या करेंगे यूएसए के इंश्योरेंस पेंशन म्यूचुअल फंड वगैरह से पैसा मोबिलाइज करके भारत के शेयर बाजार में लगाएंगे जैसे उनको कुछ फायदा दिखा 1 महीने 15 दिन में बेच के भाग जाएंगे तो एक तरफ है एफपीआई और एक तरफ है एफडीआई अब मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति 22% शेयर खरीदता है कोई भारतीय कंपनी के तो क्या करें एक तो हम बोल सकते हैं कि भाई पूरा 22% हम एफडीआई गिन लेंगे बराबर है लेकिन उसकी इच्छा हो कि नहीं मुझे 10% आप एफपीआई रखो तो फिर उस पर रूल लग जाएगा प्रेशर बन जाएगा कि अगर तुमको एफपीआई वाले जो बाल्टी उसमें पाँव रखना है तो आपके पास जो एक्स्ट्रा 12% है वो किसी और इन्वेस्टर को बेच दो स्वाभाविक है ना 2 बाल्टी में तो पैर नहीं रख सकते या तो तुम इधर हो या तुम उधर हो तो पहले ऐसा नियम था अब उसके बाद सरकार को आरबीआई को सेबी को इन सबको लगा कि थोड़ा रिलैक्स करते हैं लिबरल रखते हैं उसको 2 बाल्टियों में पैर रखने हैं 2 हाथ से लड्डू खाने हैं लेट इट बी तब उसको नया ऑप्शन दिया गया है कि देखो तुम फॉर्म भर दो कि मैं ये जो 22% शेयर खरीद रहा हूँ उसके अंदर से 10% एफडीआई गिनो और बाकी का 12% मतलब 10 से तो ज्यादा ही हो गया तो उसको आप एफडीआई गिनो ऐसा 2 बाल्टियों में भी वो अपने पैर रख सकता है अब ये कंपलसरी नहीं है उसकी मर्जी है उसकी इच्छा तो पूरा 22% एफडीआई भी रख सकता है देयर इज नो कंपल्सन फॉर दैट आपके पास इसमें क्या ही फर्क पड़ जाएगा एक ही जगह कमी से रह लेता फर्क पड़ता है जब आप एक एफडीआई के रूप में खुद को ट्रेड कराते हैं तो फिर सेबी के रूल्स थोड़े ज्यादा टाइट रहते हैं जब आप पूरा एफडीआई के रूप में कराते हैं उसके अंदर भी हो सकता है कुछ ऐसे सेक्टर्स हो जाए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़े एक्सवाइजेड और कंप्लायंस के रूल्स हो तो जो भी है एक्जेक्टली टेक्निकली उनको कुछ तो फायदा होता होगा तो वो ऐसा बाइफरकेट करेंगे वरना नहीं करेंगे वो एक्चुअल टेक्निकल रूल्स क्या है हमारे एग्जाम में काम के नहीं सो विल नॉट वेस्ट टाइम और ये भी आप मेहरबानी देखो कि एआई के कारण ये कितना आसान हो गया वरना मुझे यहाँ पर एक बकेट में बनाता दूसरा बनाता फिर भी विजुलाइज करना इतना आनंददायक नहीं होता तो एआई हेल्प्स इन लर्निंग यस फिर मैं वापस आऊँ जिनको हम बोल रहे हैं एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पहले इनके नाम अलग अलग हुआ करते थे मतलब समझो 90s की हम बात करें जब अक्षय कुमार की खिलाड़ी फिल्में आती होंगी इनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसे सब नाम दिए जाते थे और उसके अलग अलग टेक्निकल रूल्स रहते थे फिर एक सेबी की कमेटी बनी केएम चंद्रशेखर कमेटी जिसका नाम हमको नहीं याद रखना सिवाय के सेबी ऑफिसर्स की आप तैयारी कर रहे हो उसने कहा ये सब दो नाम क्यों रखने भाई मर्ज करो एक ही चीज रखो तो फिर अब से इसको क्या बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई अभी जो एफपीआई वाले हैं वो अपनी इकोनॉमी में काफी चैलेंजेस चुनौतियां पैदा करते हैं आप पिलर 1 से याद करो ये लोग पार्टिसिपेटरी नोट इशू करते हैं तो टॉम क्रूज या किसी को भारत का पैन कार्ड नहीं लेना रजिस्टर नहीं करना फिर भी वो भारत के शेयर बाजार में पैसा लगाए और उसका कितना प्रॉफिट कमा रहा है ट्रेस करके कैपिटल गेन्स टैक्स हासिल करना मुश्किल है टेरर फाइनेंस मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये पार्टिसिपेटरी नोट्स मदद कर सकते हैं ये सब हम पिलर 1 में देख चुके हैं तो ये उसकी बड़ी चैलेंज रहती है एफपीआई वाले किसी के सगे नहीं होते वो कोई भारत के देशभक्त नहीं होते उनको लगे कि देखो भारत के शेयर बाजार में मान लो 10% प्रॉफिट है चाइना के शेयर बाजार में 11% प्रॉफिट है तो भागो इधर से आपके 1 टके के प्रॉफिट में क्यों भाग रहा है ये आप 100 रुपए लगाओ तो 1 रुपया प्रॉफिट है लाख रुपए लगाओ तो कितना 1 बिलियन रुपीज 1 ट्रिलियन रुपीज लगाओ तो कितना तो वहां पर 1% भी बहुत बड़ी मोटी रकम होती है तो वो तो तुरंत भाग जाते हैं और वो जब भी भाग जाते हैं तो अपना शेयर बाजार गिर जाता है क्योंकि वो बेच के भागेगा तो क्या शेयर से उनका सप्लाई सेकेंडरी मार्केट में बढ़ा है तो सस्ता के नीचे गिरना चालू हो जाएगा ये सब हम ऑलरेडी पिलर 1 में देख चुके हैं तो इस कारण से जितना पैसा भारत से रिसाव होकर लीक होकर विदेश में चला जाता है उसे हम कहते हैं हॉट मनी जैसे कि आप देखिए ये 2016-17 के अंदर मतलब ग्राफ में ऊपर जा रहा है 10,000 तो मतलब क्या वो इतने मिलियन डॉलर्स भारत में आ रहे हैं और जब नीचे गिरा इसका मतलब क्या कि भारत से ये लोग भाग रहे हैं तो ये 16-17 में भागे क्योंकि तब हुई थी नवंबर 2016 में हुई थी नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन 500,000 के नोट बंद हुए इनको लगा भारत की इकोनॉमी बर्बाद है सब भाग इधर से तो गिर गया फिर ऐसे 2018-19 में भी ऑटोमोबाइल सेल्स डाउन हुए उसके चलते स्टील ग्लास इंडस्ट्री सब बर्बाद थे तब ये लोग भागे थे क्योंकि ये थोड़ी देशभक्त हैं भाई ये थोड़ी रुकेंगे कोरोना में क्या हुआ होगा सोचो 2019-20 क्वार्टर 4 अब आप समझो क्वार्टर 4 ऑफ 2019 मतलब जनवरी से मार्च 2020 फरवरी तक तो ठीक चला था मार्च महीने के अंदर फिर होगा कि भाई कोरोना का हाहाकार है लॉकडाउन हो जाएगा वगैरह तब ये लोग भागे तो बहुत सारा पैसा लेके ये लोग भागे कितना करीब 15 बिलियन डॉलर लेके एफपीआई वाले भागे फिर बाद में वापस भी आ गए क्योंकि उनको लगा भारत की फार्मा इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री में बहुत पैसा है प्रॉफिट है ग्रोथ का अवसर है तो देना पैसा लगाओ तो ये आते जाते रहते हैं तो कोरोना में भागे थे फिर वापस आए फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुई 2022 में भागे फिर थोड़ा और ऊपर चढ़ा 2023 में अदानी हिंदन का नाम है तो भागे ये सब हम ऑलरेडी पिलर 1 में देख चुके हैं उसके बाद 2024 में भी ये अक्टूबर नवंबर के बाद भागना चालू किया और उसके क्या कारण है पूरी लिस्ट में वापस नहीं पड़ा रहा उसमें 5-10 मिनट चले जाएंगे पिलर 1 में हम देख चुके हैं ये सब तो एफपीआई वाले आते जाते रहते हैं हालांकि आजकल जाते ज्यादा है आते कम है इकोनॉमिक सर्वे ने थोड़ी चिंता जताई है कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हॉट मनी अब जैसे 2018 का डेटा देखो एफपीआई वाले 256 बिलियन डॉलर्स भारत में लेके आए $1 बिलियन भी कितनी बड़ी रकम है 250 बिलियन डॉलर आपके यहाँ अद्भुत अद्भुत अपनी इकोनॉमी का कल्याण हो जाना चाहिए लेकिन समझो ये तो सेकेंडरी मार्केट में 1 महीना 2 महीना रहेंगे और फिर भाग जाएंगे तो कितने पैसे वापस लेके गए 257 बिलियन डॉलर्स तो असल में भारत में शुद्ध रूप से नेट कितना पैसा है प्लस माइनस करो -0.6 तो यानी भारत का 0.6 बिलियन डॉलर लेके तो भागे तो दैट इज कॉल्ड हॉट मनी तो हमने देखा एफपीआई वाले इनको कोई कंपनी चलाने में रुचि नहीं है इनको बस शेयर बाजार में थोड़ा प्रॉफिट करके भागने में इंटरेस्ट होता है अब आगे बढ़ते हैं एफडीआई
मोर देन 10% इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एंटिटी इनटू इंडियन कंपनी। जैसे 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट इंडिया के 77% शेयर्स खरीदे और फ्लिपकार्ट के जो ओरिजिनल फाउंडर होंगे सचिन बंसल, नितिन बंसल, उनको पैसा दिया होगा कितना, $16 बिलियन। हम कहें ये पैसा भारत में आया, तो ये सब एफडीआई का पैसा है। अभी जो एफडीआई के दो जात के हो सकते हैं। जो वॉलमार्ट इंडिया में फ्लिपकार्ट खरीदने को पैसा देता है, क्या इनकमिंग है, इनबाउंड है, या इनवर्ड आप उसको बोलेंगे। तो इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, आईडीआई। रिवर्स इज आल्सो ट्रू कि टाटा जो भारत की कंपनी है वो ब्रिटेन की जैगुआर कंपनी में मोर देन 10% शेयर होल्डिंग खरीदे, तो भी एफडीआई है, लेकिन वो बाहर जाने वाला आउटबाउंड है। तो आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी ओडीआई भी हो सकता है। यस, इट इज पॉसिबल। ऐसा एफडीआई जो है कार, सॉफ्ट ड्रिंक, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये तो फिजिकल वस्तुएं हैं, उसमें आएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है इसको आपको फिजिकल एफडीआई। उसके मुकाबले कुछ पैसा आएगा जैसे बायजू, टीसीएस, आज तक, न्यूज़ टीवी वगैरह, तो ये तो सब सर्विस और डिजिटल इंडस्ट्री है, तो ये सब डिजिटल एफडीआई इसको बोलो। अब कोरोना में आप याद करो क्या होगा 2020 के अंदर, ये जो रेड लाइन है वो डिजिटल एफडीआई मतलब आईटी और ऐसी सब एटेक वगैरह इंडस्ट्री में जा रहा है। तो स्वाभाविक है लॉकडाउन में फॉरेनर्स को लगता था भारत की आईटी इंडस्ट्री में ग्रोथ है, तो उसमें बहुत पैसा लगेंगे। उसके मुकाबले ऑटोमोबाइल और ये जो भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, ये सब में कम एफडीआई आएगा, तो कम हो गया था। फिर अब वापस थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है वगैरह वगैरह, ऐसी इकोनॉमिक सर्वे की बातें। रिपाट्रिएशन मतलब जैक मा ने भारत की कंपनी बिग बास्केट में 28% इन्वेस्टमेंट किया, तो ये सब क्या है, एफडीआई, इनवर्ड आया पैसा बराबर है। लेकिन कुछ साल बाद जैक मा ने ये बिग बास्केट कंपनी टाटा को बेच दी, 28% शेयर्स दे दिए और वो निकल गया। तो जब जैक मा निकल गया, जब उसने प्रॉफिट ऐसे बुक करके वो चला गया, तो ये तो सब नेगेटिव में जाएगा ना, पैसा वो लेके जाएगा, उसे क्या कहेंगे, रिपाट्रिएशन। इसको डिसइन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जैक मा ने अपने शेयर्स बेच के वो निकल गया। इसको आप कंफ्यूज ना करें सरकारी डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश से, कि ओएनजीसी में सरकार की 100% शेयर होल्डिंग की 5% बेचा, वो भी डिसइन्वेस्टमेंट है। पर जब एफडीआई के लिए हम बात करते हैं तो वो अलग चीज है, एफडीआई वाली चीज अलग है, डू नॉट मिक्स अप। तो समझिए ग्रॉस एफडीआई के नाम पे, ग्रॉस एफडीआई के नाम पे फ्लिपकार्ट के अंदर मान लो $10 बिलियन आया, ये फेसबुक ने बायजूस के अंदर और $10 बिलियन लगाया, तो 20 आया है। पर आप ये नहीं कह सकते सारा पैसा आया है, क्योंकि उसी वक्त जैक मा ने बिग बास्केट को बेच के टाटा को बेच के वो निकल गया। तो मान लीजिए वो $2 बिलियन का रिपाट्रिएशन हो गया, वो निकल गया, तो शुद्ध रूप से कितना एफडीआई भारत में आया, 20 - 2 मतलब कितना होगा, 18। तो शुद्ध रूप से इतना एफडीआई भारत में आया, तो आता भी है और जाता है, तो क्रॉस माइनस रिपाट्रिएशन इक्वल्स नेट, ऐसा याद रखना है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया है। अब इकोनॉमिक सर्वे ने ये पाया कि जैसे 2020 में आप देखो, ये जो पर्पल है वो सब आ रहा है 74 और 18, वो पुरानी कंपनियों से प्रॉफिट बुक करके लोग जा रहे हैं, तो ये जो भी होगी बड़ी रकम होगी, मतलब बहुत बड़ा रकम भारत के अंदर रह गया, मतलब स्टे हुआ। लेकिन उसके मुकाबले आप ये अप्रैल नवंबर का डेटा देखो, इधर इधर पर्पल है $56 बिलियन इनबाउंड इनवर्ड अपना एफडीआई आया, और वो सब ग्रॉस है। साथ ही साथ पैरेलल $40 बिलियन का पुराने जो एफडीआई वाले होंगे जैक मा टाइप के, वो अपना बेच के निकल लिए, तो -40। तो ये सब जो निकालो जो भी कितना $16 बिलियन, उतना ही शुद्ध रूप से भारत के अंदर कुछ बचा होगा। तो ये क्या है, थोड़ा सैड इमोजी हो जाएगा। पहले काफी रुकते थे, 2020 में देखो काफी रुकते थे। अब तो एक तो एफडीआई भी कम आ रहा है, उधर 74 इधर 56, और ले जाने वाले तब 18 थे, अभी 40 हो गए। तो आजकल एफडीआई भारत में थोड़ा कम आ रहा है, नेट एफडीआई इज फॉलिंग, डर का माहौल है। उसके अलग अलग कारण आप समझते हैं कि वो अब सोचे कि अमेरिका के अंदर ये सब होने जा रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ, ट्रम्प ने कहा इधर से बना के तुम उधर भेजोगे तो मैं तो जो भी 26% टैक्स लगाऊंगा, तुम अमेरिका के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा, तो स्वाभाविक है अब ये सब लोग निकलेंगे। तो ट्रम्प की नीतियां, फिर इससे पहले यूएस फेड टेपरिंग हो रहा था। कुछ बार ये होता है कि प्रॉफिट बुकिंग, देखिए जैक मा ने भारत की कंपनी में पैसा लगाया, तो देशभक्ति में तो लगाया नहीं था, उसको प्रॉफिट चाहिए था, तो जब उसको लगा प्रॉफिट पे कोई और लेने को तैयार है, तो वो बुक करके जाएगा ना। तो ये तो हेल्दी है, इसमें कुछ अनएथिकल बात है नहीं। तो प्रॉफिट बुकिंग के चलते भी एफडीआई वाले इन्वेस्टर कभी निकल लेते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड। ये सब कारणों से मतलब नेट एफडीआई इज फॉलिंग। अब स्वाभाविक है इकोनॉमिक सर्वे को ये दिखाना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज फाइन, तो ये बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं होता है। पर साथ ही साथ वो ऐसा भी बोलता है कि हमें और ज्यादा एफडीआई अटैक करने की जरूरत है। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता। दिल्ली के अंदर आपको बंदूक का लाइसेंस चाहिए, 4 डॉक्यूमेंट से मिल जाए, रेस्टोरेंट खोलना है 20 डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये सब किया जाए। दूसरा टैक्स में सिंप्लीफिकेशन चाहिए, वोडाफोन के ऊपर जो लंबा चौड़ा केस चला, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स जो हम लास्ट वीक पढ़ चुके हैं, ये सब चीजों को टालने की जरूरत है। फिर ये सब मींस के मुद्दे, हाउ टू अट्रैक्ट मोर एफडीआई, तो मींस के लेक्चर में जून जुलाई में पढ़ेंगे। अब इसके बाद एमसीक्यू के लिए कुछ कंसेप्ट याद रखने। ये जो एफडीआई का पैसा कहाँ-कहाँ आ सकता है, एफडीआई का पैसा कहाँ-कहाँ आ सकता है। आप याद करो पाले जी, बायजूस, ये सब क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मतलब इनके शेयर्स बीएसई एनएसई वगैरह में आपको नहीं मिलेंगे। और इसमें भी समझो 2 से लेके 200 इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या इधर कोई एफपीआई वाला आ सकता है, हाँ, मान लो कोई 5% 10% शेयर खरीद ले, हो सकता है। क्या इधर कोई एफपीआई वाला आ सकता है, मोर देन 10% खरीद ले, हाँ, आ सकता है। जैसे बायजूस के अंदर फेसबुक का बहुत सारा पैसा लगा है, तो यस, बोथ एफपीआई एंड एफपीआई कैन इन्वेस्ट इन दी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज लाइक पाले जी एंड बायजूस। दूसरा पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आप याद करो रिलायंस विप्रो, ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक सेक्टर वो अलग है जिसमें सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। पब्लिक लिमिटेड मतलब ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स बाजार में बिकते हैं, बीएसई एनएसई वगैरह पे लिस्टेड हो। तो ऐसी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी रिलायंस विप्रो वगैरह, उसमें एफपीआई वाला भी खरीद सकता है, एफडीआई वाला भी खरीद सकता है, तो एवरीथिंग इज ट्रू, सब सही है। दूसरा प्राइमरी मार्केट, यानी जिधर फर्स्ट टाइम कंपनी के शेयर आम जनता को इन्वेस्टर को दिए जाते हैं, तो उसमें भी एफपीआई दाव लगा सकता है, एफडीआई वाला भी दाव लगा सकता है। सेकेंडरी मार्केट, जहां पर पुराने शेयर्स को वापस बेचा जाता है, उसमें भी एफपीआई वाला खरीद सकता है, उसमें भी एफडीआई वाला खरीद सकता है। तो बोथ ऑफ देम इन्वेस्ट इन बोथ प्लेसेस, करेक्ट। अब तीसरे में इट गेट्स इंटरेस्टिंग, जब हम कहते हैं शेयर या इक्विटी, एफपीआई वाला खरीद सकते हैं, हाँ, 10% तो एफपीआई बोलते हैं, मोर देन 10% करे एफपीआई बोलते हैं, तो शेयर तो खरीद सकते हैं बराबर है। क्या ये लोग डेट या बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, एफपीआई वाला खरीद सकता है, एफडीआई वाला खरीद सकता है क्या? उसके लिए हम ये वर्ड यूज नहीं करते, उसके लिए हम एफडीआई वर्ड यूज नहीं करते। तो जो डेट में पैसा जाए वो सब हम कहते हैं कि एफडीआई वालों का पैसा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई फॉरेनर मोर देन 10% बॉन्ड नहीं खरीद सकता वगैरह। उसके रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं, टेक्निकल होते हैं, उसमें हमको जाना नहीं है। वहाँ पर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के रूल्स होते हैं, वो कल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में हम देखेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि बॉन्ड या डेट इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ एफडीआई के साथ जुड़ा शब्द है, एफडीआई शब्द वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया कि एफडीआई और एफपीआई दोनों लोग इक्विटी शेयर पार्टनरशिप टाइप का सब खरीद सकते हैं, करेक्ट। अब उसके कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, शेयर्स हैं, एडीआर, जीडीआर, पार्टिसिपेटरी नोट्स, ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड या डिबेंचर, क्योंकि वो भी कन्वर्ट होकर शेयर्स बन सकते हैं। ऐसा सब कुछ इक्विटी टाइप का सीधा या इनडायरेक्टली ये खरीदा जा सकता है, एफपीआई वालों द्वारा भी, एफडीआई वालों द्वारा भी। पहले इतना बारीक हम नहीं पढ़ते थे, फिर यूपीएससी ने एक बार कुछ पीवाईक्यू पूछा, वो क्या था वो कल देखेंगे जब आप हैंडआउट एक बार रिवाइज करके आएंगे, पर इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो बात हुई डेट की या उधारी की, तो उसके क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, प्राइवेट कंपनियों को अपने बॉन्ड डिबेंचर जारी करने, तो इधर एफपीआई वाला लगा सकता है पैसा, हाँ। एफडीआई वाला तो मैंने आपको बताया उसके लिए एफडीआई वर्ड हम यूज करते ही नहीं।
तो शेयर या इक्विटी उसमें एफपीआई और एफपीआई दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शेयर एडीआर जीडीआर पार्टिसिपेटिंग नोट्स ऑप्शनल कन्वर्टिबल डिबेंचर सब में अभी इंस्ट्रूमेंट क्या है खुद में तब पिलर 1 से पहले पढ़ के आओगे, इट विल मेक सेंस। डेट या बॉन्ड जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड डिबेंचर एफपीआई वाला कर सकता है, एफपीआई वर्ड उसके साथ जुड़ा नहीं है। अब ये जो एफपीआई वाले भारत सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंपनियों के बॉन्ड डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, तो आरबीआई चाहता है कि ये लोग यहाँ पर ज्यादा आए, ज्यादा पैसा लगाएं। तो उसके वास्ते आरबीआई ने कुछ विंडोज या मैकेनिज्म्स खोली है, वीआरआर रूट, वॉलंटरी रिटेंशन रूट, फुली एक्सेसिबल रूट, ये सब है। ये क्या काम करते हैं एग्जैक्टली नॉट इंपॉर्टेंट, पर ये रूट्स या विंडोज में जब कोई एफपीआई वाला इन्वेस्ट करेगा पैसा तो बेसिकली ये सब लोन में ही जा रहा है। तो टू बूस्ट द एफपीआई इन द डेट इंस्ट्रूमेंट आरबीआई ने ऐसा विंडो खोला है। ये ग्राफिक्स आपके नोट में एफडीआई का डेटा। तो आजकल इकोनॉमिक सर्वे का क्या है, जब अच्छा डेटा हो तो दिखाएगा, बुरा डेटा है तो छापता ही नहीं है। पहले सिस्टम रहती थी कि उसका चैप्टर 1 जो है उसका आखिरी पेज में वो एक टेबल दे देता था, तो जो भी अच्छा बुरा है, बेरोजगारी कितनी है, कितनी करेंसी एक्सचेंज, सब कुछ आपको एक पेज में मिल जाता। तो स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए बहुत आसान था, इतना डेटा इतना रखना है। आजकल क्या अच्छा लगे तो उतना एक पैराग्राफ में लिख देना, बुरा डेटा तो बात ही नहीं करनी। इस कारण से, क्योंकि मैंने अभी आपको स्लाइड में बताया कि आजकल ये सब नेट एफडीआई तो कम हो रहा है, इस कारण से बस इतना ही ग्राफ लिया। फिर उसके बाद जब और बात करनी चाहिए कि कौन से सेक्टर में ज्यादा आया, कौन से में कम आया, कहां पर मार ज्यादा पड़ी है, तो नहीं बोलेंगे, वो एनिमल फिल्म का बॉबी देओल बन जाएंगे और मुंह पे उंगली लगा देंगे। तो इस कारण से नॉट टू मच डेटा अवेलेबल, पर तुक्के से बोलना हो पुराने डेटा का ट्रेंड देखते हुए तो सबसे ज्यादा एफडीआई आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दूसरे नंबर पर सर्विस सेक्टर, तीसरे पे ट्रेडिंग वगैरह के अंदर। तो उसके हिसाब से देखिए ज्यादातर जो एफडीआई आता है सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई और यूएसए से। आपके सिंगापुर मॉरिशस में इतनी मालदार पब्लिक कैसे आ गई भाई, समझो वो सब जेन्युइन नहीं है। उन देशों के साथ अपने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट थे, तो बहुत सारे भारतीय लोगों का जो 2 नंबर का पैसा होगा जो वो राउंड ट्रिपिंग के लिए उधर से डालते होंगे, इस कारण से बहुत सारा अपना एफडीआई का पैसा उन देशों से आता है। ये मामला क्या है, पिलर 2 बी ब्लैक मनी में हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे का मुद्दा है एफडीआई की लिमिट्स सेक्टर वाइज। ये तो हमने इंश्योरेंस लेक्चर में भी पढ़ा था, फिर से रिकैप करते हैं। कुछ तो ऐसे सेक्टर हैं कि जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ ही नहीं है, 0%, जैसे टोबैको, कैसीनो वगैरह। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिटेड। एक तो एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि वहां पर समझो उसको भारत की कोई कंपनी का ब्लूप्रिंट मिल गया, चीन और आईएसआई को दे दिया, तो सब जोखिम है, इसलिए उसमें एफडीआई नहीं। रेलवे ऑपरेशन, हालांकि मेट्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रेलवे ऐसी कोई प्रोजेक्ट उसमें पैसा लगा सकते हैं, पर रेल वो चला नहीं सकते। तीसरा टोबैको प्रोडक्ट्स, बैटिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग वगैरह, क्योंकि समाज के लिए खराब चीज है, तो हम नहीं चाहते इसमें और पैसा लगा कि इंडस्ट्री को ग्रोथ मिले। चौथा चिट फंड एंड निधि कंपनी, ये क्या है, पिलर 1 की क्लासिफिकेशन याद करो। फार्म हाउस और रियल एस्टेट बिजनेस। तो आपको प्रश्न है ये सब चीजों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की क्यों मनाही है, क्योंकि शायद सरकार को ये लगता हो कि यहाँ भारत के इन्वेस्टर्स ये मॉरिशस या कहीं से अपना 2 नंबर का पैसा वापस डालेंगे और सब मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे। क्योंकि समझो फार्म हाउस, रियल एस्टेट वगैरह में क्या है, आप कुछ भी लिख सकते हो कि ये मकान 50 लाख का भी बोल सकते हैं, 50 करोड़ का भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है आपको क्या उसमें से निकाल के लाना है। ऐसे चिट फंड वगैरह में सब ट्रेस करना मुश्किल हो जाए, तो इन सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मनाही है। अभी शब्दों में आप अंतर समझिए। रियल एस्टेट मतलब क्या, मकान बन गया उसको बेचने की क्रिया, इट इज द एक्ट ऑफ सेलिंग हाउसेस और ऑफिसेज दैट आर कंस्ट्रक्टेड ऑलरेडी। तो यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मनाही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिटेड। जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन इज एन एक्टिविटी, मकान बनाना, तो उसके अंदर तो एफडीआई अलाउ है 100%। मतलब कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो जो सिर्फ इमारत बनाती है, अपन वो बेचती नहीं। अगर तुम ये क्या खिचड़ी कर रहे हो, जो बनाएगा तो बेचेगा, सही ना भाई, ऐसा नहीं है। समझो एक कंपनी वो सिर्फ नेटफ्लिक्स के लिए मूवीज बनाए, फिर आगे का काम नेटफ्लिक्स देखता है, उसी तरह हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो सिर्फ बिल्डिंग बनाए, पर वो बिल्डिंग बनाती है, उसका पैसा उसको जो भी गोदरेज या कोई ओबेरॉय ग्रुप पैसा देता है, फिर आगे का रियल एस्टेट ओबेरॉय और गोदरेज ग्रुप देखेगा। तो गोदरेज और ओबेरॉय में एफडीआई नहीं हो सकता, पर नीचे वाली कंपनी में हो सकता है, ऐसी चीजें। एनीवे, सो सर्टेन सेक्टर्स वेयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज प्रोहिबिटेड। बाकी जो सेक्टर है वहां पर अलाउड है। अब अलाउड है, एफडीआई अलाउड है कुछ सेक्टर्स में, तो उसमें कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर सरकार की मंजूरी लेके फॉरेन इन्वेस्टर मोर देन 10% खरीद सके, जैसे एनडीटीवी न्यूज़ चैनल, क्योंकि हम नहीं चाहते उधर ये पाकिस्तान या चीन की कोई लोग आके सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ जाए 90% शेयर होल्डिंग करके और फिर प्रोपेगेंडा चलाएं। तो एफडीआई लिमिट्स, ऐसे सेक्टर जहां पर एफडीआई प्रोहिबिटेड नहीं है, उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जहां पर सरकार की मंजूरी लेके आप शेयर खरीद सकते हैं फॉरेनर्स, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये जो भी पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह, तो उधर ऑटोमेटिक नहीं, सरकार की मंजूरी लेके फॉरेनर खरीद सकते हैं। कितना खरीद सकते हैं, मैक्सिमम 20% शेयर खरीद सकते हैं। एलआईसी का केस, उधर 20% खरीद सकते हैं, सरकार की मंजूरी जरूरी नहीं है, तो वो तो हम देख चुके हैं पिलर 1 डी के अंदर। फिर ये न्यूज़, करंट अफेयर्स, उसकी मैगजीन, डिजिटल मीडिया स्ट्रीमिंग जैसे ललन टॉप वगैरह चैनल्स यूट्यूब पे जो है, उधर ऑटोमेटिक नहीं, मैक्स 26% फॉरेनर्स खरीद सकते हैं, पर सरकार की मंजूरी लेके। बाकी जो ट्रेडिशनल टीवी चैनल है, एनडीटीवी वगैरह, तो उसमें 49% तक शेयर होल्डिंग हो सकती है, पर गवर्नमेंट परमिशन रिक्वायर्ड। अब यहाँ हर एक चीज को याद नहीं रखना है, आपको पैटर्न याद रखना है कि अच्छा सरकारी बैंक है तो सरकार कंट्रोल चाहेगी, एलआईसी में तो सरकार को बस पैसा ही निकालना है, वो दूध देने वाली गाय है तो बेचो बेचो, तो वहाँ पर वो चोटसेबाजी करने नहीं आए। न्यूज़ टीवी, न्यूज़ चैनल, ललन टॉप, यूट्यूब चैनल, ये सब में सरकार चाहेगी कि पाकिस्तान और चीन के लोग आके बोर्ड में नहीं बैठे, इसलिए वहाँ पर वो गवर्नमेंट अप्रूवल वुड बी रिक्वायर्ड। फिर और भी है, वो सब हम पढ़ने नहीं बैठे हैं, हैंडआउट में पैटर्न ऑब्जर्व करना। कुछ खास क्षेत्र है उसकी मैं आपको बात करूँ, मल्टी ब्रांड रिटेल या शॉपिंग मॉल, मतलब या तो नाइकी का स्टोर हो या एडिडास का स्टोर हो, लेकिन शॉपिंग मॉल में क्या कि सारी ब्रांड के सारा कुछ मिलता हो, जैसे है वॉलमार्ट। तो क्या वॉलमार्ट जैसी भारत में मान लो कोई एयरटेल भारती का ऐसा रिटेल का बड़ा सा शॉपिंग मॉल हो और वॉलमार्ट का इसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना है, कर सकता है जहाँ कितना, मैक्सिमम 51%। पर ये जो 51% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दी मल्टी ब्रांड रिटेल, वो सरकार ने अलाउ तो किया, लेकिन फिर छोटे व्यापारी कमाल करने लगे, किसके चलते, तो ये लोग तो मॉल में तो बहुत सस्ता बेचते हैं और हमारा छोटा सा किराने का परचूरन का दुकान है, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो सरकार ने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए, जैसे कि मान लो 10 लाख से छोटी आबादी वाले स्मॉल सिटीज में ये शॉपिंग मॉल वॉलमार्ट के नहीं खुल सकते। दूसरा, वॉलमार्ट अपने ये जो शॉपिंग मॉल में जितना प्रोडक्ट रखे, उसमें मान लो जो भी 20% तो प्रोडक्ट्स भारत के माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के रखने पड़ेंगे। तो स्वाभाविक है वॉलमार्ट को मजा नहीं आएगा, क्योंकि वॉलमार्ट का मॉडल कैसा है कि इधर ये जो भी टॉवेल्स, बकेट्स, घर की छोटी मोटी चीजें वो बेचता है, तो चीन से माल लाके वो तो पूरा सस्ता सस्ता बेचता है। अब आप उसके लिए भारत की कंपनियों का रखना पड़ेगा, इतना कोटा सिस्टम होगा, तो क्या भाई मेरे को ये सब नहीं करना है, मुझे एफडीआई करना ही नहीं है। मतलब अलाउ तो है पर वो आएगा नहीं, अलाउड है एफडीआई पर कोई आता नहीं, क्योंकि टर्म्स कंडीशन ज्यादा है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर, डिफेंस वगैरह, तो डिफेंस में 74 तक ऑटोमेटिक है, उससे ज्यादा आपको करना है तो सरकार की मंजूरी लेनी पड़े। आगे बढ़ते हैं ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड। देखिए ब्राउनफील्ड का मतलब क्या है कि जैसे दिल्ली एयरपोर्ट वो अंग्रेजों के जमाने से होगा, अब उसको हम कहीं और एक्सपांड करना है तो वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट हुआ, कि जो पहले से है उसको और बड़ा करना है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या है कि जीरो से आपको बनाना है, कि हैदराबाद में पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, तो पूरी जमीन पे जो भी जंगल मंगल काट के इधर जीरो से बनाना है, दैट इज कॉल्ड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो ऐसी जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, फार्मा बायोटेक, पहले से कंपनी थी टोरेंट, जायडस कुछ, और थोड़ा और एक्सपांड करना चाहते हैं, ऐसी कंपनियों में जो भी 74 तक ऑटोमेटिक, उसके बाद गवर्नमेंट अप्रूवल वगैरह। अब ऐसे और भी पूरी सब लिस्ट चलेगी, मैं सब पढ़ नहीं रहा, वो टाइम मिले उतना देख लेना कि 100% ऑटोमेटिक रूट से कितना कितना परमिटेड है।
लंबी लिस्ट आप देख लेना। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे ये इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, वर्जिन अटलांटिक या वर्जिन गैलेक्टिक है, अमेज़न का भी ऐसा कुछ उन्होंने खोला। तो भारत सरकार चाहती है भारत में भी इसरो तो सरकारी है ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में स्पेस इंडस्ट्री ग्रो करे। तो इधर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। तो कुछ उन्होंने अलग-अलग लिमिट्स बनाई है। टाइम मिले तो याद रखना, नहीं टाइम मिले तो बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज गिवन इन योर हैंडआउट। रियल एस्टेट में मैंने आपको बताया कि उसमें तो एफडीआई अलाउड नहीं है, पर कंस्ट्रक्शन कंपनियों के अंदर एफडीआई अलाउड है। अब एक खास किस्सा है ई-कॉमर्स, वो पढ़ते हैं फिर एक ब्रेक लेते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट दो जात की होती है। जैसे एक है प्राइम एबीजीबी। अब असल में मुंबई में इसका एक शोरूम है और उसके गोदाम में इसने सब जो भी अलग-अलग हार्ड डिस्क और कंप्यूटर पार्ट्स वो रखे होंगे वो बेचता है। टाइम एबीजीबी ये सोचे कि सिर्फ मुंबई के लोग मेरा सामान खरीदेंगे, एक वेबसाइट बना देता हूँ ताकि पूरे भारत में जिसको खरीदना है आके ऑनलाइन खरीद ले। तो इसे हम कहते हैं इन्वेंटरी बेस्ड ई-कॉमर्स, कि जहाँ पर कंपनी खुद उसके पास ये गुड्स की इन्वेंटरी है और कस्टमर को वो डायरेक्टली बेच रहा है। उसने बस एक वेबसाइट खोल दिया, ऐसा ही है। तो जो प्राइम एबीजीबी कंपनी है, जिसकी ये वेबसाइट है, उसमें कोई एफडीआई नहीं हो सकता, सब बैंड है। आपके अभी तुम बोला फ्लिपकार्ट वगैरह में तो होगा एफडीआई बहुत ज़्यादा, वो अलग मॉडल है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सब क्या है, ये मार्केट प्लेस मॉडल है। यानी जैसे सब्जी का जो शॉपिंग एरिया है, तो आप जानते हैं बहुत सारे लोगों ने अपनी छोटी-छोटी ये गल्ले लगाए हैं, लेके थैले लेके बैठे हैं। तो पूरा जो यार्ड है, उसको ओन करने वाला है अमेज़न या फ्लिपकार्ट, कि उन्होंने एक वेबसाइट बना दी। फिर अब वहाँ पर ये जो सामान बिक रहा है कि वेस्टर्न डिजिटल का हार्ड डिस्क, तो क्या अमेज़न बेच रहा है, जॉब है नहीं। उसमें अलग-अलग लोग सेलर बन के लिस्ट कर सकते हैं। ये जेडब्ल्यूएस है, फिर आरओ है, स्टेटस कॉम्प है, नल्लू इन्फोटेक है, तो ये सब लोग अलग-अलग भाव पे बेचते हैं। यानी अमेज़न क्या बोलता है, मैं तो सिर्फ टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने एक वेबसाइट बनाया है, आप अपना प्रोफाइल खोल के इसमें जो बेचना है बेचो। तो इसे हम कहते हैं मार्केट प्लेस मॉडल। तो मार्केट प्लेस मॉडल की ई-कॉमर्स में तो दे देना एफडीआई 100% अलाउड है। तो याद रहे मार्केट प्लेस ई-कॉमर्स के अंदर 100% एफडीआई अलाउड थ्रू ऑटोमेटिक रूट, सरकार की कोई मंजूरी लेना भी जरूरी नहीं है। और ये प्राइम एबीजीबी टाइप है जहाँ खुद ही कंपनी अपना सामान नीचे से बेचने के लिए अपने गोदाम से ही, तो उसमें प्रोहिबिटेड है। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का स्कोप ज़्यादा हो। मान लो मैं खुद ही, अब जानते हैं अपनी ये जो बुक अभी आई है, अमेज़न पे लिस्ट किया तो कुछ 2 नंबर के काम करना मुश्किल। खुद का ही मैं वेबसाइट खोलूँ और खुद दिखा दूँ कि मेरा इतना सेल हुआ है या इतना, और फिर मैं कहूँ मेरा इतना लॉस भी हुआ है और मैं तब टैक्स नहीं भरूँगा। या मैं फर्जी सेल दिखा के जीएसटी के फर्जी-फर्जी इनवॉइस बना दूँ और पीछे से उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का कोई गेम खेलूँ। वो कैसे होगा, वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हम समझ नहीं बैठेंगे। पर खुद की ऐसी चीज़ में स्कोप ज़्यादा रहता है मैनिपुलेशन का। इस कारण से हो सकता है फिर ये एफडीआई आए तो और ज़्यादा ब्लैक का पैसा व्हाइट कर ले, तो यहाँ पर प्रोहिबिटेड है। अब आप देखिए एफडीआई का डेटा, 2018-19 में एफडीआई आया $64 बिलियन। सामने आउटफ्लो में 34 चला भी गया होगा। चला जाएगा 2 कारण से, एक तो रिपाट्रिएशन मैंने कहा, और दूसरा कि भारत की टाटा कंपनी जगुआर में इन्वेस्ट करी, ये भी कारण हो सकता है। तो नेट प्लस माइनस करके 30 आया। तब देखिए एफडीआई में पैसा तो ज़्यादा आया था, $250 बिलियन, लेकिन चला भी बहुत ज़्यादा गया, तो उधर तो नेगेटिव जवाब है। जबकि एफडीआई में जो पैसा है वो स्टेबल था, वो भारत में रहा। इसलिए एफडीआई इन्फ्लोज आर कंसीडर्ड टू बी मोर स्टेबल देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वाले क्या है, आज खरीदा बेचा तो शेयर बाजार की टिपिकल उनकी दिमाग रहती है। इसके बाद कुछ मिसलेनियस चीज़ें, गोल्डन वीज़ा क्या, कि जैसे दुबई वगैरह में आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करो तो आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाए। ऐसा अमेरिका में भी है। पहले कुछ नियम अलग थे, ट्रम्प बोलता है तुम जो भी $5 बिलियन हमको दे दो और तुम्हारा सीधा परमानेंट रेसिडेंसी कर देंगे। तो वो सब सिंपल चीज़ें आपके एंड में ये देख लेना। फिर कुछ रिपोर्ट आता है यूएनसीटीएडी का, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लेकिन हम पीवाईक्यू देखें तो ऐसा बहुत कुछ पूछने का रिवाज नहीं है, तो फालतू में वो डेटा दिमाग में लगा के मेमोरी कार्ड वेस्ट नहीं करना है। तो एफडीआई के लिमिट्स हमने देखे। उसके बाद उसके और भी कुछ एडवांस टॉपिक हैं, वो भी हम समझेंगे, पर फ्रेश माइंड के साथ समझते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में आप एक पीवाईक्यू ट्राई करें, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स।
30 more seconds. हाँ, तो मित्रों आपको क्या लगता है इसमें से भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा क्या नहीं है? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। रुद्र, दुष्यंत, गोमती, महक, तनु, रोमी, पायल, साहिल, अलका, प्रदीप, प्रतीक्षा, शुभम, दीक्षा, कल्पेश, शिवांश, टेकचंदन, हयात, निखिल, अरुण, ऋषभ, सरगम, गौरव, सचिन, मारियुष, अंकुर, दारवी, कौशल, अनिकेत, आतिश, मधुकर, मेघा, जोशी, ये सब लोग फिर अल्फ्रेड, अरविंद, शुभम, राहुल, विपिन, अमर, सरस्वती, रौनक, लवप्रीत, ईशा एंड करेक्ट आंसर। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के 4 पिलर क्या थे? कल हमने देखे थे ना। टैक्स में माफी देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, उभरते क्षेत्र फोकसिंग ऑन इमर्जिंग सेक्टर, उसमें ये कमेंट वगैरह था, कोलैबोरेशन, बाकी सब जो भी डिस्ट्रिक्ट और टाउन के साथ करेंगे। तो इस हिसाब से वो सब तो है, पहला मुद्दा नहीं है क्या? एनलार्जिंग मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है वो हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ पिलर 3C में मतलब अगले हफ्ते पढ़ेंगे, पर अभी तो वो नहीं है, मतलब इसका हिस्सा नहीं है, वो अलग चीज़ है। इसमें 2 चीज़ समझनी है। पहला, ये तो भाई प्योर फैक्ट हुआ ना, क्योंकि तुक्का मारोगे तो ये भी लग ही सकता है कि सही है जब आपने WTO पढ़ लिया, तो फैक्ट रटने पड़ते हैं। दूसरा मैं देखता हूँ, देखिए जो CDS और CAPF परीक्षा है, असल में तो मिलिट्री और BSF ये सब वालों के लिए, तो कायदे से पूछना क्या चाहिए, इतिहास पूछो, क्या युद्ध हुए थे, भूगोल पूछो, मैपिंग पूछो, साइंस पूछो, पर वो इकोनॉमी पूछते हैं, और इकोनॉमी कुछ बात इतना एडवांस पूछते हैं कि ये किसकी परीक्षा ले रहे हो तुम, मिलिट्री के ऑफिसर्स की ले रहे हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ जा रहे हो। बट जो भी एग्जाम है हमें उस हिसाब से तैयार करना चाहिए, तो कीप दैट इन माइंड। मतलब जो भी एग्जाम बाकी भी आप तैयारी करते हैं तो उसके PYQ देख के जाने चाहिए कि कैसा पूछते हैं। हम लोग देख रहे थे FDI, अब उसमें ईयरबुक इन्फॉर्मेशन मतलब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, आप देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं सेकंड पिलर में बजट टैक्सेशन के साथ, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री भी हम पढ़ चुके हैं पिलर 1C शेयर मार्केट के साथ। कॉमर्स मिनिस्ट्री उसको हम लोग यहाँ थर्ड पिलर में देखेंगे। कॉमर्स मिनिस्ट्री का काम क्या है? भारत के अंदर इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करना, साथ ही साथ ये जो विदेशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, FDI, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंटी डंपिंग, वो अगले हफ्ते देखेंगे। ये सारे काम कॉमर्स मिनिस्ट्री के हक में आते हैं। अब कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है और फिर एक दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो 2 डिपार्टमेंट है और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी है, मतलब आसान सी चीजें हैं, आप एंड आउट के अंदर देख लेना। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री वो सब दिया है, कौन सा उसके नीचे डिपार्टमेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज है। आगे मुद्दा है, हमने पढ़ा कि जैसे NDTV में आपको FDI करना है, सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ सरकार का क्या मतलब है? फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री कौन है? तो पहले ऐसा था 2017 के पहले, कि ऐसा जो भी सेक्टर जहाँ गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल NDTV न्यूज़ चैनल, तो उसके लिए एक सरकार की कमेटी हुआ करती थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB, वो लोग यस या नो में जवाब करते थे। उसमें अलग अलग मिनिस्ट्री के IAS ऑफिसर रहते थे। अगर कोई FDI का प्रपोजल 5000 से ज्यादा हो तो फिर वो फाइल ऊपर जाती थी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके बॉस प्राइम मिनिस्टर खुद रहते थे। ये सिस्टम था 2017 के पहले। फिर इन्होंने ये किया कि ये FIPB नाम की संस्था बंद। अब से जो भी FDI प्रपोजल आए, मान लो ये न्यूज़ टीवी का आया, तो देखेगी कॉमर्स मिनिस्ट्री प्लस सब्जेक्ट मिनिस्ट्री, तो यहाँ पर टीवी चैनल मतलब क्या आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो सब्जेक्ट मिनिस्ट्री प्लस कॉमर्स मिनिस्ट्री फाइल निपटाएगी, यस या नो में जवाब देगी। मान लीजिए कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल 5000 से ज्यादा, 5000 करोड़ से ज्यादा का हो और ऐसे सेक्टर में जहाँ गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, तो फिर ये लोग फाइल आगे भेज देंगे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके बॉस प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। हालांकि 2 ऐसे केस है जिसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री कुछ नहीं बोलेगी, गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री अमित शाह बोलेंगे। वो 2 बातें हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग, रिवॉल्वर, पिस्तौल वगैरह, उसकी FDI की फाइल है, और दूसरा जो भी FDI पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए, चाहे किसी सेक्टर का हो, उसकी फाइल होम मिनिस्ट्री देखेगी। ये सब चला था, फिर आया कोरोना, और कोरोना में आप जानते हैं शुरुआत में शेयर बाजार बहुत गिर गया कि कोई कंपनी 1000 रुपये का शेयर हो तो मान लो 300 रुपये में आ गया। अब जब ऐसा हो और चीन वाले दे दनादन भारत की कंपनियों के शेयर खरीद ले, जैसे चाइना ये कहे कि चलो हमारी हुआई और बाकी कंपनियां, तो भारत में ये जो एयरटेल कंपनी है उसका शेयर का भाव बहुत गिर गया है, हम लोग खरीद लेते हैं, बोल के वो तो मोर देन 10% करके पूरी कंपनी टेक ओवर कर ले, तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये एयरटेल के फिर जो मोबाइल टावर्स हैं उसमें यूएई और चाइनीज कंपनी अपना जो सीक्रेट माइक्रो प्रोसेसर का कुछ चिप लगा दे, हमारी डेटा की चोरी करें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सरकार ने सोचा कोरोना 2020 और उसमें भी अप्रैल महीने में कि अब से कोई भी FDI प्रपोजल ऐसे देश से आएगा जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मतलब ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, तो वहां पर कोई भी FDI है, मतलब ई कॉमर्स या कुछ भी है, भले ऑटोमेटिक अप्रूवल हो, लेकिन इन देशों से अगर आ रहा है तो भारत सरकार की अलग से मंजूरी लेनी होगी, गवर्नमेंट अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड। स्वाभाविक है चीन को मजा नहीं आएगा, ये सब आप गलत कर रहे हैं, लेकिन भारत का ये कहना है तो भाई जर्मनी ने भी आप पे ऐसे ही रूल्स लगाए, क्योंकि आपकी कैरेक्टर से पूरी दुनिया वाकिफ है। तो चीन को नाराजगी है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सब बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, देवनागरी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करो, तो तुम क्यों ऐसा सब बोल रहे हो कि हमारी कोई कंपनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी अलग से? तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सब ने ऐसा ही किया है, क्योंकि सब चीन को जानते हैं। मैंने आपको बताया कमिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ऐसी और भी समितियां होती है कैबिनेट की, वो सब जनरल नॉलेज आपके हैंडआउट में दिया है, वो आप देख लेना। तो FDI की लिमिट्स देखी, कॉमर्स मिनिस्ट्री वो आप हैंडआउट में देखना, चाइनीज FDI उसके कंट्रोल के लिए सरकार की परमिशन चाहिए। गिफ्ट सिटी क्या है? कल हमने देखा था SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि जहां भारत सरकार के टैक्स नहीं लगते और अलग से वो बहुत सारा प्रमोशन किया जाता है। तो ऐसे फिजिकल वस्तुओं के SEZ हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्क हो सकते हैं, एग्रीकल्चर हैंडीक्राफ्ट वगैरह के टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस बनाए जाते हैं, फार्मा इंडस्ट्री के लिए बायोटेक पार्क बनते हैं, IT इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए क्या, तो फिर मतलब बाकी इंडस्ट्री का SEZ टाइप का बना रहे हो तो बैंक NBFC वाले के हमारा भी अलग SEZ कर दो। तो सरकार ने कहा इसको हम कहेंगे गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी कैसा है कि वो दुबई के मॉडल पर बेस्ड है। दुबई के अंदर भी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है, IFSC। तो दुबई के उस एरिया में क्या फायदे? 100% FDI कोई भी सेक्टर है, 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, वो कल परसों के लेक्चर में हम देखेंगे कि आप कितना पैसा भारत में ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, उसे कहते हैं कन्वर्टिबिलिटी। करंट अकाउंट पे अलग होती है, कैपिटल अकाउंट पे अलग होती है, कल देखेंगे। दुबई में ऐसी चोचलेबाजी नहीं है, जितना पैसा लाना है ले जाना है, कोई पूछने वाला नहीं है। टैक्स के भी बहुत फायदे, 50 साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं। ज्यादातर देशों के साथ इन्होंने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया था, आपको और भी कुछ खेल करने हो, मतलब जो भी राउंड ट्रिपिंग वगैरह, तो सुविधा रहती है, जो हमने सेकंड पिलर में देखा था। दुबई और ये सब इस्लामिक देशों में आप जानते हैं कि शराब को हराम माना जाता है, प्रोहिबिशन होता है, लेकिन ये दुबई का जो खास एरिया इन्होंने डिमार्क किया होगा, वहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो लोकल कानून के बाहर होगी, तो वहाँ ये सब चीजों में काफी छूट हो, जल्दी से आपको वीजा मिल जाए वगैरह वगैरह। तो भारत सरकार ने सोचा ये सब देखते हुए हम भी कुछ दुबई जैसा कर देते हैं। तो गुजरात में गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच एक नया सिटी बना, उसका नाम है गिफ्ट सिटी। अब आपको ये भी प्रश्न होगा कि दुबई में अगर इतनी सारी छूट है, ये टैक्स नहीं वो टैक्स नहीं, तो नुकसान नहीं हो जाएगा?
अगर 0% हम कहें कि कोई टैक्स नहीं है तो नुकसान नहीं हो जाएगा। वो ऐसा कि ऐसी जगह पर चाहे दुबई है या चलो भविष्य में गिफ्ट सिटी जो भारत में बन रहा है, वहाँ पर फायदा क्या होगा, भले टैक्स कोई नहीं भरे, पर बहुत सारे फॉरेनर्स आके अपनी कंपनियां खोलेंगे। वहाँ पर उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट, होटल चलाने वाले, गोल्फ क्लब चलाने वाले, टैक्सी ऑपरेटर, कुक, शेफ, बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। तो लोकल पब्लिक को बहुत सारा काम मिलता है और इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत सारा पैसा वहाँ पर आता है, एफडीआई वगैरह, उससे भी उनकी इकोनॉमी को ग्रोथ में मदद मिलती है। तो ये सब देखते हुए भारत सरकार ने 2015 में बनाया गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी। फुल फॉर्म नहीं याद रखना, शॉर्ट फॉर्म याद रखना, गिफ्ट सिटी। ये गुजरात का फाइनेंशियल एसईजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर आरबीआई, सेबी वगैरह के नियम भी सीधे सीधे नहीं लगेंगे, अलग लगेंगे। मान लीजिए पूरे भारत में शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है जैसे पंजाब नेशनल बैंक, उस पर क्या रूल्स है कि डिपॉजिट का 4% सीआरआर है, 18% एसएलआर है, लेकिन वो लोग अगर गिफ्ट सिटी में ब्रांच खोलते हैं तो सब वहाँ पे कोई सीआरआर नहीं, कोई एसएलआर नहीं। मतलब जितना पैसा दे देना आगे लोन में दे दो, कुछ पैसा लोन बफर में नहीं, लॉक नहीं रहेगा, बफर नहीं होगा। लेकिन शर्त है कि उनकी गिफ्ट सिटी की ब्रांच में वो केवल फॉरेन करेंसी वाले अकाउंट खोल सकते हैं। वहाँ पर डीआईसीजीसी का 5 लाख का इंश्योरेंस नहीं रहेगा, मतलब वो बैंक अगर बंद हो गया तो उधर जो डिपॉजिट था वो कोई वापस नहीं करेगा। वहाँ पर आपको चेकबुक नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ट्रांसफर ही करना होगा वगैरह। अब वो सारे नियम हमको नहीं पढ़ने, मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि बाकी भारत में बैंकों पे रूल अलग, गिफ्ट सिटी में बैंक खोला उसके रूल अलग, उसी तरह वहाँ पर इंश्योरेंस, पेंशन, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, कुछ भी आपने खोला अलग रूल्स आप पे लगेंगे और वो थोड़े सरल होंगे। अब ये जो गिफ्ट सिटी है, तो मैंने आपको बताया उधर आरबीआई के नियम अलग, सेबी के अलग, इंश्योरेंस के अलग, पीएफआरडीए के अलग। तो चार लोग चार जगह से खिचड़ी बनाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इन्होंने कहा हम एक पांचवी रेगुलेटरी बॉडी बना देते हैं, आईएफएससी अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। उसको रेगुलेट करने के लिए नई संस्था। अभी जो आईएफएस अथॉरिटी है उसमें होगा क्या, इसका एक चेयरमैन होगा जो आईएएस होता है, और बाकी आरबीआई, सेबी वगैरह अपने ऑफिसर्स भेजेंगे और फिर ये लोग मिलकर सारे रूल्स बना के पब्लिश करेंगे कि अच्छा यहाँ पर जो बैंक खुलेगा उसको सीआरआर एसएलआर नहीं वगैरह वगैरह करके। गुजरात में अभी एक आईएफएससी बना गिफ्ट सिटी, भविष्य में हो सकता है बाकी राज्यों में भी बने, तो सभी जगह पर रेगुलेटर कौन होगा, ये आईएफएससी अथॉरिटी। अभी जो आईएफएससी अथॉरिटी है उसकी हमें दो पॉजिटिव बातें याद रखनी है। इसका बॉस होता है आईएएस, यानी कि जब आप कहते हैं कि आईएएस प्रोवाइड्स मी प्लेटफॉर्म, हाँ तो भाई आरबीआई का बॉस कौन है, आईएएस है। सेबी का बॉस कौन है, आईएएस है। 15 फाइनेंस कमीशन का कौन था, आईएएस। अच्छा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, पायलट का लाइसेंस का करने वाला वो भी आईएएस है। फिर ये जो आधार कार्ड बनाने वाला यूआईडीआई है उसका भी बॉस भी आईएएस है। तो आईएएस के कब्जे में लगभग लगभग सब कुछ है। आपके पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी दूसरा रास्ता है इसमें नौकरी पाने का। कुछ साल पहले यूपीएससी ने ऐसा रूल बनाया कि जो लोग इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचते हैं और फेल हो जाते हैं तो उनका डेटा ये अलग अलग सरकारी स्टैट्यूटरी बॉडीज इनको देंगे, सरकारी कंपनियों को देंगे। तो किसी को अलग से भर्ती करनी है और एग्जाम नहीं लेना है, सीधा इंटरव्यू लेना है, तो इनको बुला लो। इस कारण से आईएफएससी अथॉरिटी में जो भी ग्रुप बी टाइप का मैनेजर होता है उसकी अलग अलग टाइम पे रिक्रूटमेंट आती है, जिसमें आप सीधा ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई एग्जाम मतलब शायद एग्जाम हो भी तो भी पूरी दुनिया के सब लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जो यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचे थे उसमें फिर वो उतने लोग, तो आपका कंपटीशन एकदम सीमित हो जाता है। इधर भी अच्छी खासी मतलब 35 टू 50 जॉब्स आती है। ऐसी एक और भी संस्था है एसएआई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें भी ऐसी जॉब्स निकलती हैं। तो ध्यान रखना ये आपका। अब कुछ लोग कहें ये मेरा प्लान भी है, भाई ये प्लान भी कैसे हो सकता है? दो कारण, एक तो आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरा कि ये रेगुलरली जॉब्स नहीं निकलती। तो ये तो मतलब नसीब की बात है, मतलब ये मेरा लक्ष्य है ऐसा आप नहीं बोल सकते, या मैं यूपीएससी में तो ये करूंगा ऐसा भी आप बोल नहीं सकते, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कब वैकेंसी आती। तो दैट इज आईएफएससी अथॉरिटी, गुजरात के गांधीनगर में हेडक्वार्टर है और उसके अंदर ये सब बाकी सबका रेगुलेशन वो देखते हैं। अब एक चीज, वेरिएबल कैपिटल कंपनी, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था और इन्होंने सीएपीएफ में पूछा। अगेन मैंने जो ब्रेक के बाद अभी आपको बताया, भाई बीएसएफ वगैरह की रिक्रूटमेंट में हिस्ट्री का पूछो, युद्ध का पूछो, साइंस, ये क्या इकोनॉमी में घुस जाते हैं। अब क्या ये वेरिएबल कैपिटल कंपनी क्या है? वो ऐसा कि वो एक कंपनी होगी और उसके नीचे जो भी उसकी डॉटर कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी में म्यूचुअल फंड, हेज फंड, वेंचर कैपिटल फंड, राइट्स इनवाइट्स, एफपीए वाला ऐसा सब वो बनाएंगे और उनके ऊपर ये बड़ी सी कंपनी उनका मालिक होगी। जैसे टाटा सन्स के नीचे टाटा मोटर, टाटा केमिकल, टीसीएस, बहुत सारा ऐसा ये कंपनी है वेरिएबल कैपिटल कंपनी। भारत में तो ऐसा है ही नहीं कंपनी, ये अलग जात की कंपनी है जो सिंगापुर, यूके वगैरह में। भारत में कैसा 1% कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा सब होता है। ये परिकल्पना ही नहीं है, ये सिंगापुर और ब्रिटेन की बात है। लेकिन ये जो गिफ्ट सिटी है, ये जो गिफ्ट सिटी है वहां पर ऐसा सब हम लोग बनाते हैं। ऐसी सरकार ने कमेटी बनाई थी और सरकार ने आईएफएससी अथॉरिटी ने, और उसका बॉस थे केपी कृष्णन। तो इन्होंने सीएपीएफ में एक बार ऐसा पूछा कि केपी कृष्णन कमेटी है वो किसके वास्ते? तो वेरिएबल कैपिटल कंपनियां भारत में अलाउ की जाए कि नहीं, इसके वास्ते। काफी ट्रिवियल और जटिल चीज है, पता है तो टिक करना चाहिए, नहीं पता तो स्किप करना चाहिए, इसमें तुक्के मारो तो जवाब गलत हो जाए। डेटा एम्बेसी क्या, ब्रिटेन के अंदर मान लो साइक्लोन सुनामी आ जाए, कोई आतंकवादी अटैक कर दे, तो उनका जितना सरकारी डेटा है उसका कहीं पर आपने बैकअप रखना चाहिए। तो क्यों ना वो गिफ्ट सिटी में रखा जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे, डेटा एम्बेसी। तो 2023 बजट में सरकार ने कहा कि हम बाकी देशों को प्रमोट करेंगे कि आप अपनी डेटा एम्बेसी इधर खोलो। मान लीजिए एचएसबीसी, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, उसकी इच्छा हो जाए मुझे भी गिफ्ट सिटी में अपना हेडक्वार्टर खोलना है, तो उसके वास्ते क्या एसईजेड अथॉरिटी की परमिशन लो, जीएसटी नंबर लो, आरबीआई से परमिशन लो, सेबी से लो, आईआरडीए, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो क्या 25 वेबसाइट पे वो अप्लाई करें? नहीं, उसके लिए आईएफएससी सिंगल विंडो ऐसी वेबसाइट बनेगी, तो उधर ही अप्लाई करें, फिर वहां से 25 अलग अलग डिपार्टमेंट में फाइल चली जाएगी और वो सब क्लियरेंस दे देंगे। तो ऐसा सिंगल विंडो क्लियरेंस हम देंगे। तो एफडीआई और गिफ्ट सिटी का हमने देखा। अब थोड़े आंकड़े जोड़ते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में 2018 की हम बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में तो पैसा आया नहीं, $0.6 बिलियन चला गया, हॉट मनी था, हॉट मनी था। पर एफडीआई वाले उन्होंने थोड़ा पैसा रखा तो $30 बिलियन, तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे +30। फिर कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे विदेशों से कितना पैसा लोन में भारत में है। कुछ भारत सरकार ने लिया होगा, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, कुछ भारत सरकार ने भी दिया होगा नेपाल, बांग्लादेश को, तो प्लस माइनस निकालो, प्लस में जवाब आएगा। प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, अदानी, अंबानी, किंगफिशर, इन्होंने भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग किसी भी के नाम पे लोन लिया होगा। ये सब जोड़ तो करीब $60 बिलियन सरकार और प्राइवेट सेक्टर का जोड़ के लोन में पैसा भारत में आया था। तीसरा आप कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं बैंकिंग कैपिटल। वैसा कि भारतीय बैंकों में एनआरआई और नॉन रेजिडेंट और विदेशी लोग जो पैसा सेव करें तो वो सब भी आप प्लस में लिखेंगे, तो वो करीब +7 बिलियन भी आता है। अब जो नया इकोनॉमिक सर्वे उसने पाया कि आजकल ये जो एनआरआई लोग हैं वो देख रहे हैं कि देखो $1 का पहले 83 था, अभी 85 हो गया, क्या क्यों कैसे, वो कल परसों के सब लेक्चर में आराम से देखेंगे। तो वो क्या सोच रहे हैं, देखो मैं डॉलर को डॉलर के रूप में बैंक ऑफ अमेरिका में सेव करूँ तो उसमें तो क्या ही कमा लेंगे, मतलब मान लो 4 टका हुआ है, पर उसको मैं भारत के अंदर रखूँ तो रुपये के हिसाब से तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा ना। तो ये सोच के जैसे जैसे रुपया कमजोर हो रहा है, ये सब फॉरेनर्स मतलब एनआरआई लोग वो भारत के बैंकों में अपना डिपॉजिट्स बढ़ा रहे हैं, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने कहा। अब कुछ लोग झंडा उठाएंगे कि भाई वो डॉलर में कमाता है तो डॉलर में रखे, अमेरिका में रुपये में कन्वर्ट करके भारत में क्यों ला रहा है, भारत में तो महंगाई बढ़ रही है, और हमने देखा था महंगाई बढ़ेगी तो बैंकों में इतना ब्याज मिलता नहीं,
तो रियल इंटरेस्ट रेट तो आपका नेगेटिव में जाएगा। तो उसको तो गोल्ड में पैसा डालना चाहिए, बिटकॉइन में पैसा डालना चाहिए, वो इसमें क्यों पैसा डाल रहा है? यू आर राइट, फंड समझो जो भी, अब मान लो पहले वो $10 डालता था, अभी $11 डाल रहा है, तो कुछ तो बढ़ रहा है ना। इकोनॉमिक सर्वे बोला है कि एनआई डिपॉजिट इंक्रीजिंग बिकॉज़ ऑफ द वीक रूपी, बिकॉज़ दे फाइंड इट मोर अट्रैक्टिव टू इन्वेस्ट इन इंडिया कंपेयर्ड टू यूएसए, क्योंकि उसका पैसा जत्थे में बढ़ जाएगा इधर। तो कबूल करो, पास होना है तो कबूल करो भाई, झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। लोन पे हम वापस आते हैं। तो भारत की सरकार ने विदेशों से जो लोन लिया होगा करीब $100 बिलियन, पर उसके मुकाबले अदानी अंबानी वगैरह ने 400-500 बिलियन डॉलर लोन लिया है। तो जो एक्सटर्नल डेट है पब्लिक सेक्टर का कम है, प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा है। दूसरा, ये जितना लोन लिया है चुकाना भी पड़ेगा। अब इसके अंदर जो भी करीब 50% से ज्यादा तो ऐसे लोन है जो हमने डॉलर करेंसी में वापस चुकाने हैं। बाकी सारे लोन ऐसे हैं कि टुटकी मान लो यूरो में 10% लोन चुकाना हो, येन में 5% लोन चुकाना हो, युआन में, तो वो सब एक तरफ है। मेजॉरिटी ऑफ द लोन्स हमें डॉलर करेंसी में वापस चुकाने हैं। अब कुछ लोग इधर खिचड़ी करते हैं, वो ये कहते हैं कि तुमने तो पिलर 2D में ऐसा बोला था कि भारत सरकार को तो डॉलर में बहुत कम लोन चुकाना है। यू आर राइट, पर भाई अगर हम भारत सरकार के $100 बिलियन को लेकर नहीं बैठे, हम लोग अदानी अंबानी सबका कंबाइन बोल रहे हैं, तो सबका कंबाइन करोगे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, वो तो बड़ी रकम हो जाएगी। कुछ लोग ये भी कहें तुमने तो उधर कुछ कहा था कि जो भी मान लो 23,000 करोड़ का विदेशी लोन है, इधर तो तुम $1 बिलियन में, भाई ये आउटस्टैंडिंग लोन की बात हो रही है। वो जो उधर बात थी वो सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर की थी। यहाँ पर ऐसा कि मनमोहन सिंह ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने जितना लोन लिया था जो अब तक नहीं चुका है, वो सारा जब हम कंबाइन करें $100 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ से आप ये प्रश्न पर जवाब, तो मैंने दोनों स्टेटमेंट गलत है। आई गिव यू 30 सेकंड, आप इसको दिमाग में उतारो। देखिए फर्स्ट तो रॉन्ग है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द एक्सटर्नल डेट सरकार का नहीं, सरकार का तो 100 है, अदानी अंबानी सबका मिला 400 है, तो प्राइवेट वाले का ज्यादा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा रॉन्ग कैसे है कि ऑल ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, ऐसा नहीं है। करीब 50-55% का ये, बाकी सब तो हमें येन युआन वगैरह करेंसी में चुकाना है। अब इधर भी कुछ लोग अलग दिशा में जाएंगे, वो ये कहेंगे कि देखो कल तो तुमने सिखाया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सारा डेटा डॉलर में लिखा जाता है, तो उस हिसाब से सारे लोन फिगर भी तो फाइनली डॉलर में ही लिखे होंगे। लेकिन इधर तुम बोल रहे हो कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि ऑल ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेट इज दिस, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर वो चुकाने के हिसाब से, रीपेमेंट के हिसाब से आपको पूछा, तो रीपेमेंट के हिसाब से पूरा डेट यूएस डॉलर में नहीं है, येन युआन वगैरह करेंसी में भी है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। असल में यूपीएससी एग्जामिनर ने इसको लिफ्ट किया है इकोनॉमिक सर्वे से। तो लेटेस्ट में जब परीक्षा हुई थी, कब हुई थी ये 2019 में, तो 2018 वाला जो सर्वे निकाला होगा उसमें आप पढ़ो क्या लिखा है। ये जो भी एक्सटर्नल कमर्शियल पेपर वगैरह प्रीडोमिनेंटली डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर 77%, तो पुराना डेटा अभी 50-55 है। प्रीडोमिनेंटली, नॉट ऑल ऑफ देम, मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में है 77%, जो अभी 50 के आसपास है। पूरे का पूरा ऑल ऑफ देम संपूर्ण रूप से तो डॉलर में नहीं है। तो वैसा उठा के पूछता है, इस कारण से भी वो गलत है। तो द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। अभी थोड़ा पढ़ते हैं फिर एक ब्रेक लेते हैं। देखिए ये सब जब आप हिसाब जोड़े, मान लो भारत के अंदर कैपिटल अकाउंट में $154 बिलियन आ रहे हैं। एफडीआई का हो सकता है, एफपीआई का हो सकता है, लोन का पैसा हो सकता है, एनआरआई डिपॉजिट का पैसा हो सकता है, तो प्लस है। पर साइमल्टेनियसली कुछ पैसा भारत से बाहर भी तो जा रहा होगा, आउटगोइंग एफडीआई, पुराने लोन जो चुकाए होंगे या एक्सवाइजेड। पुराने लोन तो खैर वो तो करंट अकाउंट में जाए उसका इंटरेस्ट, पर मान लो भारत ने नेपाल भूटान को लोन दे दिया, वो सब आपको माइनस करना पड़े, तो माइनस आप करो 100, तो जो नेट जवाब आता है वो है 54। ये जो 54 प्लस में जवाब आया वो क्या दिखाता है कि भारत के शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कंपनियों की ओनरशिप, पार्टनरशिप, उसमें $54 बिलियन का विदेशियों का निवेश है। दे आर ओन्ड बाय फॉरेनर्स। इतना भारत की संपत्तियों पर फॉरेनर्स का कब्जा है शुद्ध रूप से। तो जिस दिन मान लो क़यामत आए और सब कुछ खत्म और ये लास्ट दिन सबका सेटलमेंट करना है, तो हमें वापस चुकाना पड़ेगा कितना, 54 तो चुकाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव फिगर है, तो यूजुअली पॉजिटिव फिगर से हम क्या समझते हैं कि तो अच्छी बात है, दिल बाग बाग हो गया, पैसा आ गया। और असल में पैसा आ गया भाई, आपको गुलाम बना के आपको अपने नीचे रख रहा है वो। तो इसलिए इकोनॉमिस्ट एक नया कंसेप्ट लेके आए, नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, एनआईआईपी। उसमें करना क्या है, उसमें साइंस चेंज कर देना है। वो ऐसा कि मान लीजिए इंडियंस ने अमेरिका की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया, भारत ने ये जो भी बांग्लादेश भूटान को लोन दे दिया, आउटगोइंग पैसा गया, तो ये क्या कहता है, आउटगोइंग को प्लस लिखो। ये सारी फॉरेन एसेट्स हैं जिस पे भारतीयों का अधिकार है कि अमेरिकी कंपनियों में हमने इतना इन्वेस्ट किया वगैरह, तो साइन चेंज कर दो। और फिर फॉरेनर्स अगर भारत में पैसा लगाए तो तुम माइनस में लिखो कि -154। वो ऐसा कि फॉरेनर्स ने इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एफडीआई लोन वगैरह भारत को दिया है, तो माइनस इंडियन एसेट्स ओन्ड बाय फॉरेनर्स। तो जवाब तो वही आना है 100 -154, तो जब 54 ही आना है, पर माइनस में आना है। और जब ये माइनस में आए एनआईआईपी का जवाब, तो हमें समझना है नेगेटिव में जवाब आया, यानी कि एक डेब्टर देश है, कर्जदार देश है। तो नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन एनआईआईपी माइनस में आए, वो कर्जदार देश है। ये भी मैंने पढ़ा था, पर इकोनॉमिक सर्वे में दिया, इसलिए हमने पढ़ लिया। तो नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन वो ऐसा है कि अमेरिका से समझो हमें 154 आए, हमने सामने अफ्रीका को 100 दिए, तो भारत में जितना रहा वो असल में अमेरिका ने हमको अपना फाइनेंशियल गुलाम बना के रखा है कि किसी दिन हमको 54 उनको चुकाना पड़ेगा नेट, तो चुकाना तो पूरा 154 ही पड़ेगा, पर इधर से स्वाइंग वगैरह हो गया। तो नेगेटिव मींस डेब्टर नेशन। अब इसमें इंटरेस्टिंगली अमेरिका इज द हाईएस्ट एनआईआईपी माइनस में, सबसे ज्यादा उधारी करने वाला अमेरिका खुद है, क्योंकि अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स में चाइना वाले भी पैसा लगाते हैं, भारत का भी लगाता है, और भी सब लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे अमेरिकी कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव में अमेरिका खुद है, सबसे ज्यादा कर्ज इस हिसाब से आप सोचो तो अमेरिका खुद है। भारत करीब 8वें पोजीशन पे है, उसमें अपना लेटेस्ट पोजीशन क्या उसमें दिमाग निकल जाए, स्वाभाविक नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है। पॉजिटिव किसका होगा वो इकोनॉमिक सर्वे ने दिया नहीं, पर मुझे सिर्फ एग्जांपल देना, तो हम तुक्का लगा, चलो चाइना मान लेते हैं। चाइना ऐसा है कि उसने लोन कम लिया होगा, और ये पाकिस्तान और सब बांग्लादेश और सबको लोन में पैसा दिया होगा, तो वो क्रेडिटर यानी लेनदार देश होगा जिसने ज्यादा पैसा बाहर दिया है। अब इसको हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए टाटा ने जैगुआर में इन्वेस्ट किया, तो हम प्लस बोलते हैं, तो प्लस $847 बिलियन। ये असल में हमारी एसेट हो गई ना, कि कंपनी रिटेन किया है और शेयर टाटा के पास है, तो ये सब इंडिया की एसेट हो गई, एसेट्स ओन्ड बाय इंडियंस हो गई। चलो सामने ये सब अमेरिकन और फॉरेनर्स ने भारत के शेयर्स बॉन्ड सब खरीदे $1200 बिलियन के, तो इसको मैं माइनस में लिखूं क्योंकि ये हमको वापस चुकाना पड़ेगा, तो वो सब हमारी लायबिलिटी है। तो इधर क्या है जो भी 1200, तो मैं रेशियो निकालूं एसेट डिवाइडेड बाय लायबिलिटी,
तो ये रेशियो क्या आएगा, 100 से नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर वाली रकम छोटी है, नीचे वाली रकम बड़ी है, तो हमेशा वो 100 से कम ही आएगा। वो सब आप सी सेट में पढ़ लेना। तो जब भी एसेट लायबिलिटी रेशियो ऐसा 100 से कम होता है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब सैड इमोजी होना चाहिए कि हम कर्जदार देश हैं, हमारी संपत्तियां कम है, लायबिलिटीज ज्यादा है। एसेट्स आर लेस, लायबिलिटीज आर मोर। तो वो सब ऐसा सब डेटा निकालेगा। वो ग्राफ में हमें सिर्फ इतना समझना है कि भारत का ठीक ठाक है, मैक्सिको ब्राजील वगैरह के मान चलें, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा लायबिलिटी बढ़ रहा है। आपको लोन लेना कोई खराब बात नहीं है। मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया और 100 रुपये हमने हाईवे टनल सब बनाया, तो उस एरिया के अंदर कैसे टैक्सी, होटल, सीमेंट, स्टील इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिल सकता है, वो सब हम सेकंड पिलर 2D के अंदर देख चुके हैं। लेकिन ऐसे फॉरेन लोन लेके भारत में कुछ हम काम करें, इट इज बेनिफिशियल ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल। बहुत ज्यादा आप लोन ले लोगे मतलब वो ऐसी बात है कि आप जीरो लोन लिया और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी मान लो जीरो है। फिर आपने बहुत लोन लेना चालू किया तो इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद मिलेगी, करेक्ट, बट अप टू अ पॉइंट ओनली। फिर तो क्या होगा, गिरने लगेगा। फिर मान लो आपने इतना सारा लोन लिया है तो पुराना लोन चुकाने में पैसा चला जाए तो ग्रोथ सब जीरो हो जाएगा। तो लाफेयर का जैसा यहाँ पर रिलेशन है, एक हद तक बढ़ता है फिर गिर जाता है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने कहा। तो एक्सटर्नल बोरोइंग अप टू अ सर्टेन लेवल इट हेल्प्स, लेकिन एक हद से ज्यादा हो तो खराब चीज है। बियॉन्ड पॉइंट ये होगा डेट ओवरहैंग। डेट ओवरहैंग ऐसा है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसका लाख रुपया सैलरी है और मान लीजिए उसका पूरा लाख रुपया पुराने लोन के ईएमआई इंस्टॉलमेंट चुकाने में चला जाता है, तो क्या उसको पहली तारीख को ऑफिस जाने में मजा आएगा? नॉर्मली पहली तारीख को ऑफिस जाने में मजा आएगी, भाई आज मेरी सैलरी होगी, पर इसको पता है मेरी सैलरी में कुछ बचना है नहीं, तो उसे किसी भी दिन ऑफिस जाने में मजा नहीं आएगा। तो दैट इज कॉल्ड डेट ओवरहैंग प्रॉब्लम। इसके चलते वो आदमी की इंथुसियाज्म, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी सब खत्म हो जाती है। तो हमें ऐसे डेट ओवरहैंग से बचना है। ब्राजील और बाकी देशों में ये प्रॉब्लम आ सकती है, इंडिया की हालत अभी सेफ है। तो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बाकी की कहानियां देखते हैं। लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन, अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। 1 more minute। टेन मोर सेकंड्स। हाँ, तो मित्रों आपको क्या लगता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। कल्पेश, टेकचंदन, आवमी, शिवांश, संभवी, अनुस्मृति, शुभम, दिव्या, अर्जुन, हिमांशु, अंकित, दीपिका, मधु, अनिकेत, मधुकर, आतिश, मिथिलेश, ऋषि, मेघा, अदनान, अनिल, अंकुर, तरणजीत, गजानन, निशिता, उत्कर्ष, सोमेश, धनराज, दर्शन, ये सब फिर अरविंद, अल्फ्रेड, राहुल, रौनक, अमर, बिपिन, सरस्वती, अविनेश, नौमेश, ईशान, अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए असल में बैलेंस ऑफ पेमेंट उसमें होते हैं करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सब लोग का आता है। तो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात थोड़ी है। सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करो तो उसे हम कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बड़ी चीज है ना, कि उसमें ये भी आएगा, एफडीआई भी आएगा, डिपॉजिट भी आएगा, फॉरेनर्स का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब तो ऑप्शन ए भी गलत ही है कि ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री, क्योंकि उससे बड़ी चीज है, उसमें एफडीआई इन्वेस्टमेंट सबकी बात होनी चाहिए। लेकिन बाकी ऑप्शन इससे भी ज्यादा गलत है कि सेकंड ऑप्शन क्या, गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री, तो वो तो बहुत छोटी डेफिनेशन है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन वन गवर्नमेंट, तो सरकार नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी, तो ये भी गलत है। कैपिटल मूवमेंट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो फिर इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं आया, सिर्फ एफडीआई का बात है, ये भी गलत है। असल में तो सब कुछ ही गलत है, लेकिन यूपीएससी ने ये क्वेश्चन कैंसिल नहीं किया था, इसलिए इसका जवाब है ये। ऑफिशियल आंसर की हम चेक करें 2013 के अंदर, तो ये 41 था। ओके 41 क्या है? उस जमाने में दो तकलीफें थी। एक तो यूपीएससी वेबसाइट पे आंसर की डालती नहीं थी, आरटीआई करो तो भी नहीं देते थे। फिर एक बार मैंने सोचा कि मैं झंडा उठाऊंगा,
तो मैंने आरटीआई लगाई, तो उसमें प्रोसेस होती है कि पहले उसका पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, तो उसने रिजेक्ट कर दिया, उसके ऊपर उसका एक होता है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, तो स्वाभाविक उसने भी रिजेक्ट किया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, तो फिर मैं गया सीआईसी में, जो उसका इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है, वहाँ पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको दिल्ली जाना पड़े, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर ऑफिस होता है वहाँ एनआईसी की एक ऑफिस होती है, वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस से, तो मैं उधर केस जीत गया, तो फिर उन्होंने दिया। लेकिन मेरी केस में फिर ये भी बात थी कि मेंस की भी तुम आंसर की दो, यूपीएससी का ऐसा कहता है मेंस की आंसर की है ही नहीं, वो सब वकांडा जैसा है कि मतलब हम मेंस की आंसर की बनाते नहीं, हम प्रोफेसर लोगों को न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स, कुछ बुक्स की जेरॉक्स कॉपीज या पेज नंबर्स बताते हैं, उसके बाद तुम खुद से चेक कर लो, मेंस की कोई मॉडल आंसर की नहीं है तो हम नहीं दे सकते। तो मैंने कहा वो जो मटेरियल है, ये पेज नंबर, ये न्यूज़ क्लिपिंग वो दीजिए, तो उसमें भी वो दिया नहीं। अब वो मेरे खिलाफ उन्होंने फिर दिल्ली हाईकोर्ट में केस कर दिया, फिर मेरे पास इतना पैसा नहीं था दिल्ली जाके मैं केस लड़ूं, तो मैंने वो मैटर छोड़ दिया। यार उसके बाद जो भी इनको हृदय परिवर्तन हो गया होगा कि ऐसे और केस लोग जीते जाएंगे तो फिर हर जगह तो दिल्ली हाईकोर्ट में कितने हम उनके खिलाफ जाएंगे, तो इस कारण से धीरे धीरे वो क्या करते हैं, वेबसाइट पे आंसर की अपलोड करते हैं। और एक और भी ट्रांसपेरेंसी है कि 7 दिन आपके पास रहते हैं, जैसे ही एग्जाम हो जाए विदिन 7 डेज आपको लगे कोई सवाल गलत है, उनकी वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो उस जमाने में तो ये सब था ही नहीं ना, तो समझो कोई आंसर को चैलेंज करने वाला था नहीं, और होता तो भी कोई ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, तो इन्होंने कहा ये जवाब है एंड देयरफॉर ये, अदरवाइज तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है। हालांकि इसमें से बहुत क्या लेना है कि कुछ तो टिक कर देना चाहिए उस वक्त, हो सकता है कोई कंप्लेन ही ना करे या वो लोग फाइनली क्वेश्चन कैंसिल ना करें, दैट इज जो लेस बैड दिखे आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, थोड़ा लेस बैड है ऑप्शन है तो वो हमने टिक कर दिया। ऐसा एक और भी क्वेश्चन है वो हम आखिर में देखते हैं। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट और कैपिटल पार्ट हमने देखा, एक देश के जो रेसिडेंट्स हैं और बाकी दुनिया उनके भी जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एफडीआई वगैरह, उसका हिसाब किताब इसमें रखा जाता है। मतलब ये चीज समझो बजट से बहुत बड़ी है, बजट में सिर्फ गवर्नमेंट का हिसाब किताब होता है, इसमें अपने देश के जो भी सरकार भी है, प्राइवेट लोग भी हैं, सबका पूरी दुनिया के साथ क्या हिसाब किताब है वो होता है। सो इट इज मच बिगर देन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मच बिगर, बजट तो बहुत छोटी सी चीज है। यहाँ हमारा पहला हैंडआउट पिलर 3 ए इंपोर्ट एक्सपोर्ट एफडीआई खत्म होता है। दूसरा हैंडआउट वो कल मैं अपलोड करता हूँ, इसमें ये एसडीआर नीरी वगैरह समझना है, लेकिन उससे पहले आपका टेस्ट डेवलप करने के लिए कुछ आसान से कंसेप्ट हम पढ़ेंगे 15-20 मिनट, फिर आज का क्लास खत्म करेंगे, बाकी जो असल में पढ़ना है सीरियसली पढ़ना है वो कल हम लोग देखेंगे हैंडआउट के साथ। तो हैंडआउट में अपलोड करूंगा पर कल, अभी के लिए बस थोड़े सिंपल से कंसेप्ट दिमाग में उतारते हैं। करेंसी एक्सचेंज क्या चीज़ है? ऑनियन का सप्लाई जब ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है वो सस्ता हो जाएगा कि 5 रुपये मिल जाए, जब ऑनियन की शॉर्टेज होगी तो महंगा हो जाएगा, 100 रुपये का हो जाएगा, 125 का हो जाए। तो डॉलर का भी कुछ ऐसा ही है कि मान लो ये ऑनियन नहीं डॉलर है, तो भारत में डॉलर ज़्यादा आएंगे तो सस्ते हो जाएंगे, कि 1 डॉलर खरीदने के लिए 80 रुपये नहीं सिर्फ 40 दे दो, तो हम क्या कहें, डॉलर सस्ता हो गया। यस, ज़्यादा करेक्ट टर्म होगा डॉलर वीक हो गया, डॉलर कमजोर हो गया। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, अगर भारत में डॉलर की शॉर्टेज हो जाए तो डॉलर महंगा हो जाएगा, जब 40 का कितना मिलता है 80-85 का मिलता है, तो हम कहें डॉलर हैज बिकम एक्सपेंसिव। यस, ज़्यादा करेक्ट टर्म क्या है, डॉलर हैज बिकम स्ट्रॉन्ग, डॉलर मजबूत हो गया। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू कि रुपया वीक हो गया, ऐसा आप इधर बोल सकते हैं। अब ये डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना या वीक होना अपने लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, समझते हैं। मान लीजिए 3 फॉरेन बायर हैं जो डॉलर में खरीदारी कर रहे हैं, एक रशिया से चाय खरीद रहा है, एक डॉलर में 500 ग्राम चाय मान लो रशिया में मिलती हो, अगर रशिया कौन सा इतनी विंटर में सर्वाइव कर सकता है, और समझो समझाने के लिए कि मान लो होता है। दूसरा बायर जो है 1 डॉलर में 500 ग्राम चाय चीन से खरीदता है, और तीसरा है वो भारत से खरीदता है, 1 डॉलर में 500 ग्राम चाय मिलती है। तो यहाँ पर तो आप समझो प्योर क्वालिटी और प्रेफरेंस के हिसाब से कोई रशिया से, कोई चीन से, कोई भारत से चाय खरीदेगा, क्योंकि 1 डॉलर में हर एक जगह 500 ग्राम चाय मिलती है। अब देखो मजा, मान लो 1 किलो चाय का भाव हो 100 रुपीज़, और मान लो 1 डॉलर में हो 50 रुपीज़, 1 डॉलर देने पर 50 रुपये आपको मिलते हैं। तो फिर आप सोचने बैठो कि 1 किलो मतलब उसके अंदर क्या 1000 ग्राम आएगा, और 1000 ग्राम का 100 रुपये है, तो मेरे पास तो 50 रुपये हैं, तो मेरे पास कितना 500 ग्राम आना चाहिए। तो 1 डॉलर में 50 रुपये और 50 रुपये में आप 500 ग्राम चाय इंडिया से खरीद सकते हैं। तो ये सिचुएशन 1 है कि जहाँ फॉरेनर 1 डॉलर में 500 ग्राम चाय खरीद सकता है। अब किसी कारण से मान लो डॉलर का भाव 1 डॉलर का भाव हो जाए 70 रुपीज़, और मान लीजिए भारत में इन्फ्लेशन यानी महंगाई ना बदले कि पहले भी 100 रुपये की 1 किलो चाय, अब भी 100 रुपये की 1 किलो चाय, तो अब क्या होगा, 1 डॉलर में 70 रुपये, तो 100 रुपये में 1000 ग्राम चाय, तो 70 रुपये में कितना 700 ग्राम चाय आएगी। तो स्वाभाविक है फॉरेनर की मौज हो गई कि भाई 1 डॉलर में जहाँ रशिया और चीन में मुझे 500 ग्राम चाय मिलती है, इंडिया में मुझे 200 ग्राम ज़्यादा मिले, 700 ग्राम मिल रही है। तो जो रशिया से भी मैं तो नहीं खरीदूंगा, चाइना से भी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि तो 500 ग्राम चाय मैं तो आ जाऊंगा इंडिया में, और इंडिया से मैं चाय खरीदूंगा क्योंकि इधर 1 डॉलर में 700 ग्राम मिलता है। तो समझो एक की जगह 3 गुने बायर्स हो गए, तो भारत के एक्सपोर्टर को मजा आ गया। और क्यों मजा आ गया, क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया। यही तो बात चलें भाई, 1 डॉलर 50 की जगह 70 हो गया, मतलब डॉलर महंगा हो गया। महंगा हो गया उसके लिए करेक्ट वर्ड क्या है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया। तो जब भी डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और भारत में महंगाई ना बढ़ी हो, इफ द इन्फ्लेशन हैज नॉट चेंज, तो क्वांटिटी के हिसाब से फॉरेनर से मैं इधर से ज्यादा माल खरीद सकता हूं, तो दे विल शिफ्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज टुवर्ड्स इंडिया। इसलिए स्ट्रॉन्ग डॉलर होना फॉरेन कस्टमर्स को भारत में खींचता है, ये हमारे हक में, मतलब एक्सपोर्टर्स के हक में। मैं एक टेबल बनाता हूं, स्ट्रॉन्ग डॉलर मतलब 1 डॉलर 40 की जगह हो जाए 80, या हम कहीं रुपया वीक हो गया, तो उसमें इंडियन एक्सपोर्टर का हैप्पी इमोजी हो जाएगा, बहुत मजा आ जाएगी कि 3 गुने कस्टमर हो गए। तो आप अपोजिट सोचो कि मान लीजिए डॉलर वीक हो जाए, 1 डॉलर 80 की जगह सिर्फ 40 का हो जाए, तो फिर क्या होगा, अभी फॉरेनर सोचेगा पहले मान लो मुझे 800 ग्राम चाय मिलती थी, अभी सिर्फ 400 ग्राम मिलती है, तो मैं तो रशिया और चाइना से खरीदूंगा, उधर मुझे 500 ग्राम मिलती है। तो फॉरेन कस्टमर भाग जाएगा, इंडिया का माल नहीं खरीदेगा, तो इंडिया के एक्सपोर्टर का हो जाएगा सैड इमोजी। ये तो लॉजिकल बात है ना, दोनों सिचुएशन में तो कुछ कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ उसको होना है तो फिर तो सन्यासी बन जाए, तो सुख में दुख में सब में एक भाव रहेगा। तो यहाँ क्या होगा, वीक डॉलर या जिसे हम कहें स्ट्रॉन्ग रूपी, दोनों एक ही बात है, उसमें एक्सपोर्टर, भारत का एक्सपोर्टर नाराज हो जाएगा। अब हम थोड़ा इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। एक कंपनी है डेल जो लैपटॉप बनाती है, मान लो डेल का एक लैपटॉप आता है 500 डॉलर में, और मान लीजिए 1 डॉलर में 50 रुपये में आपको 1 डॉलर मिलता है, तो भारत का जो इंपोर्टर है उसको 25,000 रुपये चाहिए होंगे, तब जाके वो डेल का एक लैपटॉप इंपोर्ट कर सकता है। अब किसी कारण से डॉलर का प्राइस 1 डॉलर 50 की जगह 70 हो जाए, कैसे होता है कल हम देखेंगे, और डेल कंपनी अपना प्राइस चेंज ना करे कि मेरा तो 500 डॉलर में ही मिलेगा, तो फिर अमेरिकन डेल लैपटॉप खरीदने के लिए भारत के इंपोर्टर ने 25,000 नहीं 35,000 रुपये का प्रबंध करना होगा, ही विल हैव टू अरेंज 35,000 रुपीज़। इसका सैलरी मुझे हो जाए दो कारण से, एक तो इसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, मान लो वो 50,000 में भारत में बेचता था, तो पहले 25,000 का प्रॉफिट था, कितना 15,000 या कुछ रहेगा, और दूसरा भारत का कोई और कस्टमर लैपटॉप नहीं लेगा, तो डेल का ये जो इंपोर्टर है, बिजनेसमैन है, डीलर है, वो नाराज हो जाएगा। तो इस कारण से डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना मतलब 1 डॉलर 40 में मिलता था उसकी जगह 80 में मिले, या हम कहें रुपया वीक हो गया, एक ही बात है। तो जहाँ पर इंडियन एक्सपोर्टर को मौज हो गई थी कि मुझे 3 गुने कस्टमर मिल गए, वहाँ पर इंडियन इंपोर्टर नाराज हो जाएगा कि मेरा तो धंधा मुश्किल हो गया, प्रॉफिट मार्जिन चला गया, मेरे नीचे कस्टमर कोई लैपटॉप नहीं ले रहा है। दैट इज वन थिंग। तो देन रिवर्स इज आल्सो ट्रू कि अगर
डॉलर वीक हो गया, $1 80 की जगह 40 में मिलता है, मतलब सस्ता हो गया, तो बाहर से ये लैपटॉप वगैरह इंपोर्ट करना हमारे इंपोर्टर्स के लिए आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो खुश हो जाएंगे, सो दे विल बी हैप्पी। तो हमें समझो इसमें एक ही सेल याद रखना है, कौन सा कि डॉलर स्ट्रांग होना भारत के एक्सपोर्टर को मजा देता है। बाकी तो ऐसा मैट्रिक्स कि ये खुश है तो इंपोर्टर नाराज है, और उल्टे में बोलोगे तो ये नाराज है तो फिर इंपोर्टर खुश है, खत्म। तो इंडियन एक्सपोर्टर एंड इंडियन इंपोर्टर बोथ कैन नॉट बी हैप्पी एट द सेम टाइम फॉर सेम बोथ सिचुएशन। मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ दिमाग में ऊपर। कुछ भी रियल एग्जाम में पूछे तो क्वेश्चन पेपर के एंड में जो स्पेस फॉर वर्क होती है उधर मैट्रिक्स बना देनी है और फिर दिमाग लगाना है कि अब वो क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करके फाइनल जवाब लाना है। अब आप देखिए कि 2015 में $1 का भाव था 62 रुपीज, 2016 के अंदर हो गया 64 रुपीज, मतलब 2 रुपए का चेंज है। 2017 के अंदर 65 मतलब 1 रुपए का चेंज है। तो रुपया तो वीक हो ही रहा है, पर धीरे धीरे वाले वाले ये वीक हो रहा है। आपको एक्सपोर्टर को तो मजा है, लेकिन इंपोर्टर भी समझो कोई सड़क पे नहीं आ जाएगा, उसको पता है कि ये ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से मुझे अपना जो बिजनेस है, अपना प्रॉफिट मार्जिन है, कहाँ से मैं लैपटॉप खरीदता हूँ, क्या मेरे मार्केटिंग डिस्काउंट ऑफर होते हैं, वो सब वो संभाल लेगा। तो ग्रेजुअल डिक्रीज या ग्रेजुअल इंक्रीज उसमें जिसका फायदा नुकसान है, बट दे कैन मैनेज इट। फिर आज 2018 अब आप देखो कि पहले 2 रुपए 1 रुपए का चेंज है, इधर सीधा 65 का 74 हो गया, तो काफी बड़ा चेंज हो गया कि डॉलर का भाव अचानक से गिर गया। तो अब भारत के इंपोर्टर के पसीने छूट जाएंगे कि भाई इतने बड़े चेंज में तो मैं बिजनेस मॉडल कैसे एडजस्ट करूँ, परेशान हो जाऊंगा, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। तो आरबीआई का काम क्या होता है, ऐसा सडन चेंज, अचानक से बहुत अस्थिरता नहीं आनी चाहिए, ऐसी आरबीआई कोशिश करती है। अचानक से ऐसा हो जाए तो फिर आरबीआई अपने तिजोरी में जो डॉलर्स पड़े होंगे उसमें से कुछ मार्केट में सप्लाई करके भाव कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। वो कैसे, वो कल परसों के लेक्चर में आराम से समझेंगे। तो आरबीआई डज नॉट फिक्स द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट तो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है कि सप्लाई डिमांड कितना है डॉलर का, उस हिसाब से तय होता है। और जब अचानक से बहुत उथल पुथल हो जाए तो आरबीआई आके कुछ एक्शन लेती है। अब यहाँ से मुद्दे बनते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं उससे करेंसी एक्सचेंज पर असर होता है। फिर श्रीलंका और अफगानिस्तान के कुछ एक्सेप्शनल केस समझने हैं। देखिए, आपको करेंसी एक्सचेंज करनी है तो लीगल रूट भी है ऑथोराइज डीलर, जिन्होंने आरबीआई से सब लाइसेंस लिया, जैसे वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम वगैरह, एक्सिस और बाकी बैंकर्स के भी ऐसे लाइसेंस होते हैं, तो ऑथोराइज डीलर से आप कर सकते हैं कि रुपया या डॉलर खरीदा। जिनको इलीगल काम करने हैं वो ब्लैक मार्केट, शराब, हवाला एजेंट, ऐसे लोगों से भी वो करेंसी खरीद सकते हैं, पर वो सभी लीगल है। अब कौन से फैक्टर से करेंसी एक्सचेंज ऊपर नीचे होता है वो हम समझते हैं। मान लीजिए भारत के अंदर जो एफ्लुएंट कस्टमर्स हैं, करंट जॉब टाइप के लोग, रईस रसूखदार लोग, तो ये भारत का क्या टेक्सटाइल जूता खरीदना, हमको विदेशी सब पेरिस और अमेरिकन और जर्मन ब्रांड चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करेंगे चीजों को, तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लोग अपना रुपया देके डॉलर कन्वर्ट करेंगे और डॉलर में ये सब माल वो बाहर से मंगाएंगे। ऑफकोर्स यूरो में भी मंगाएंगे, पर लाइफ अपनी सिंपल है, समझ सिंपल है, इसलिए मैं सिर्फ डॉलर की बात कर रहा हूँ, यूरो और बाकी करेंसी की बात नहीं कर रहा। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, इस कारण से डॉलर जो पहले 70 में मिलता हो वो 80 का हो जाए, या हम कहें रुपया वीक हो जाएगा। तो यानी कि इंपोर्ट होने से या करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा बढ़ने से रुपया वीक होता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है। और इसमें भी एक लिमिटिंग फैक्टर क्या है, इनकम ऑफ द कस्टमर्स। मान लो भारत के अंदर सब मिडिल क्लास हो, कोई अमीर नहीं हो, तो कोई ऐसी जिद नहीं कि हमको गुकी का या ये जो महंगा वाला जूता लेना है, बट जैसे जैसे देश में कस्टमर की इनकम बढ़ती है, लेकिन सामने ऐसे लाइफस्टाइल लग्जरी ब्रांड्स उस देश के ना हो, तो विदेशी वो खरीदेंगे, तो स्वाभाविक है ये करेंसी एक्सचेंज को डिस्टर्ब करता है। तो फर्स्ट फैक्टर इज इनकम ऑफ द कस्टमर्स, और वो कितना बार से इंपोर्ट करें। दूसरा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी, कि जब वॉलमार्ट को फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करना था तो वॉलमार्ट के पास तो डॉलर था, वो लेके आया कि हमको रुपया कन्वर्ट करके दो। सामने रिलायंस कंपनी के मुझे सऊदी अरब या कहीं से क्रूड ऑयल मंगवाना है तो मैं रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सामने भारत का कोई स्टूडेंट कहे कि मुझे कनाडा या यूएसए जाना है तो मेरे रुपये को फॉरेन करेंसी में आप कन्वर्ट करो। तो ये सारे जो सप्लाई डिमांड चलता रहता है, तो वो किस साइड जा रहा है, क्या डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, अगर बढ़ेगी तो डॉलर महंगा हो जाएगा, या फिर कि क्या डॉलर की डिमांड कम हो रही है, अगर कम होगी तो रुपया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, डॉलर सस्ता हो जाएगा, ये चलता है। अगर एमसीक्यू में कुछ पूछे तो आपको क्या करना है, जो लास्ट पेज है वहां पर आपने खुद से कुछ डायग्राम बना के दिमाग में उतारना है कि किस साइड शिफ्ट हो रहा है और सप्लाई डिमांड के हिसाब से सीन क्या बनना चाहिए। तो मैंने आपको बताया इनकम ऑफ द कस्टमर दे डिसाइडेड, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी दे आल्सो डिसाइडेड। तीसरा चौथा फैक्टर भी देखते हैं, इंटरेस्ट रेट एंड स्पेकुलेशन। आर्बिट्राज हमने पहले भी समझा था कि मुंबई में गोल्ड मान लो 60,800, दिल्ली में 60,900, तो मुंबई से लिया दिल्ली में बेचा तो 100 रुपए का प्रॉफिट, इसको हम कहते हैं आर्बिट्राज। इंटरेस्ट मतलब आर्बिट्राज क्या है, प्रॉफिट ड्यू टू प्राइस डिफरेंस इन द टू मार्केट्स। तो अगर अमेरिका में लोन 4% ब्याज पे मिलते हो, भारत में 8% ब्याज पे मिलते हो, तो हम अमेरिका से लोन लेंगे और भारत के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, या भारत में किसी को लोन देंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज। दो मार्केट है, लोन मार्केट, उसमें प्राइस डिफरेंस या परसेंटेज डिफरेंस है, तो जो बीच में प्रॉफिट होगा दैट इज इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज। उसी कारण आप याद करो कौन सा था वो, येन कैरी ट्रेड हो रहा था कि जापान में लोन सस्ते थे तो भारत के शेयर बाजार में लगा रहे थे, पिलर 1 सी में हमने देखा था। उसके साथ जुड़े और भी कंसेप्ट है, बॉन्ड यील्ड कैसा चला, यूएस टेपरिंग कैसा चला, वो कल देखेंगे। तो मतलब इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज के चलते भी हो सकता है डॉलर की डिमांड कम ज्यादा हो, तो लोग डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके भारत में लाना चाहते हैं या वापस ले जाना चाहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज कैन आल्सो अफेक्ट द डॉलर सप्लाई डिमांड, और उस हिसाब से करेंसी एक्सचेंज रेट डिस्टर्ब हो सकता है। देन फोर्थ इज स्पेकुलेशन। मान लीजिए कोई ऐसा ट्रेडर है कि शेयर बाजार में आप जानते हैं वो सब ग्राफ सिखाते हैं कि मान लो कोई शेयर का भाव ऐसे नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस नीचे गया, तो फिर जब ऊपर जाएगा और इस लाइन को ब्रेक करेगा तो बहुत ऊपर जाएगा, तो ऐसा डब्ल्यू शेप ग्राफ बने तो हमेशा ऊपर ही जाता है। आपको हमेशा ऊपर नहीं जाता, वैसा 80% जाए 20% नहीं जाए, तो ऐसा चार्ट रीडिंग करके आप तुक्के लगा सकते हैं। तो शेयर के भाव में तुक्का लग सकता है, तो डॉलर के भाव में भी तुक्का लग सकता है, चार्ट रीडिंग की मदद से, कि मैं ये कहूँ अच्छा ये 50 का था अभी 40 का गया, अभी ये हुआ वो हुआ करके मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन करूँ, तो ये क्या स्पेकुलेशन, जुआ सट्टा जो उसको बोलना है। तो इस कारण से भी कुछ लोग क्या करेंगे कि मान लो 50 से 40 गिरा और इसको लगता है कि जो XYZ रीजन के चलते मेरा अनुमान है कि ये डॉलर जो अभी 40 रुपये में मिला है भविष्य में उसका भाव 60 हो जाना चाहिए, तो मैं अभी से खरीद के रखता हूँ ताकि बाद में प्रॉफिट पे बेचूं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो उस कारण से खुद ही डिमांड बढ़ रहा है तो स्वाभाविक डॉलर महंगा हो जाएगा, तो 80 रुपये का हो जाएगा। वैसे जो स्पेकुलेटर है जिनको खुद से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना, एफडीआई नहीं करना, पर खरीद के शॉर्टेज, मतलब प्याज को मैं खरीद के शॉर्टेज क्रिएट करूँ, फिर प्याज का भाव बढ़ गया प्रॉफिट में बेचता हूँ, ऐसा इनका खेल होता है, दीज आर स्पेकुलेटर्स। तो करेंसी एक्सचेंज को अफेक्ट करने वाले मेन फैक्टर क्या हुए, इनकम ऑफ द कस्टमर, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी, इंटरेस्ट रेट एंड स्पेकुलेशन। अब समझो ये चारों फैक्टर आके मुक्का मार रहे हैं, तो हर एक देश की इकोनॉमी की बुनियाद इतनी भी बर्बाद नहीं है कि तुरंत वो गिर जाए। अब यहाँ पर देखो कि यूरो, अमेरिका यूरोप के बीच भी कुछ तो ट्रेड होता है, एफडीआई वगैरह होता है, तो करेंसी एक्सचेंज कम ज्यादा हो, लेकिन आप देखो ये ग्राफ के अंदर, लेट मी जूम इन मोर,
ये 1.1 1.0, तो ये तो बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो इसे हम कहेंगे हार्ड करेंसी जिसका एक्सचेंज रेट काफी स्टेबल है। तो यूरो इज अ हार्ड करेंसी, उसका एक्सचेंज रेट हिलता नहीं है जल्दी। उसके मुकाबले ये युगांडा की शिलिंग आप देखो और उसका डॉलर के मुकाबले, तो वो इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता है। क्यों है? क्योंकि इसकी इकोनॉमी की बुनियाद इतनी कमजोर है कि थोड़ा ही उसका ज्यादा इंपोर्ट हो गया या एक्सवाइजेड तो हिल जाएगा करेंसी एक्सचेंज रेट। इस कारण से हम युगांडन शिलिंग इज अ सॉफ्ट करेंसी, उसका एक्सचेंज रेट कम स्टेबल है। अब कुछ और छोटे मोटे एंगल समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया करेंसी एक्सचेंज करने के दो तरीके। लीगल रूट है कि आप ऑथराइज्ड डीलर से करेंसी एक्सचेंज करा लो। इलीगल काम करने हैं तो ब्लैक मार्केट, सराफ, हवाला एजेंसी आप एक्सचेंज करवा लो। अब ये जो फॉरेक्स डीलर है जो लीगल काम करते हैं, श्रीलंका का कोई इंपोर्टर है जिसको श्रीलंकन करेंसी को कन्वर्ट करके अमेरिकी डॉलर चाहिए, अमेरिका से कुछ गाड़ी या दवाइयां मंगवानी है, तो वो जाएगा वेस्टर्न यूनियन के पास जो कि एक डीलर है। अब समझो वेस्टर्न यूनियन के पास तो डॉलर छापने की मशीन नहीं है, डॉलर छापने की मशीन यूएस फेडरल रिजर्व या अमेरिकन सेंट्रल बैंक के पास है। तो वेस्टर्न यूनियन वाला लाता किधर से होगा? इस स्वाभाविक है कोई उसको डॉलर देता होगा कि मान लो कोई अमेरिकन है जो कहे मुझे श्रीलंका की चाय खरीदनी है या मुझे श्रीलंका की कोई कंपनी में एफडीआई पे करना है, अब मेरे डॉलर लेके मुझे श्रीलंका की करेंसी दीजिए। तो ये जो फॉरेक्स डीलर है उससे खरीदेगा डॉलर, उसके सामने श्रीलंकन करेंसी देगा। तो अब इस वेस्टर्न यूनियन के पास मान लो $100 आ गए, तो फिर हो सकता है कि वो श्रीलंकन इंपोर्टर को बेचेगा, बीच में उसका कमीशन होगा, फॉरेक्स डीलर कमीशन पे बेचेगा। तो यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज कौन डिसाइड करे? ये तो सब मार्केट फोर्सेस जो है ना, गवर्नमेंट तो कुछ बोल नहीं रही है। सप्लाई डिमांड जितना डॉलर वर्सेस श्रीलंकन करेंसी का उस हिसाब से डिसाइड होगा करेंसी एक्सचेंज रेट। तो अगर हम ऐसा करें कि मार्केट को डिसाइड करने दो करेंसी एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम। एक बात हुई, पर सरकार का या सेंट्रल बैंक का हमको टांग अड़ानी है। श्रीलंका की सेंट्रल बैंक ने ऐसा कहा कि देखो आपसे हम तय करते हैं कि $1 की वैल्यू 200 श्रीलंकन रुपी होनी चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक खुद करेंसी एक्सचेंज रेट डिक्टेट करे, निर्धारित करे, तो हम कहेंगे ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम है या पेग्ड एक्सचेंज रेट रिजीम है। पेग्ड मतलब क्या कि समझो दीवार पे आप कुछ नुकीली कील लगा के एक बोर्ड लगा दो और उसमें आप लिख दो $1 का इतना भाव है, उसको हम कहते हैं पेग्ड। तो पेग्ड एक्सचेंज रेट ये है। अब आप समझते हैं सरकार के बोलने से मार्केट फोर्सेस हमेशा बात मानिए जरूरी नहीं है। सरकार कहती है ये दवाई का इतना दाम होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो हम सजा करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कई सारे वो उससे ज्यादा चार्ज करते हैं। कोरोना में जैसा बहुत किया था, रेमडेसिविर वगैरह इंजेक्शन थे। तो इधर भी ऐसा ही है, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका उसने कह दिया कि हम बोलते हैं $1 का भाव होना चाहिए 200 श्रीलंकन रुपी, और फॉरेक्स डीलर ने इसी भाव पे बेचना होगा वरना हम उनको जेल में फिट कर देंगे। पर फॉरेक्स डीलर हाथ खड़े कर देगा, मालिक मेरे पास है ही नहीं। क्योंकि कोई अमेरिकन व्यक्ति उस भाव पर बेचने को भी तो तैयार होना चाहिए कि नहीं। अमेरिकन इन्वेस्टर ये सोचे कि मुझे तो लगता है कि $1 का भाव 350 श्रीलंकन रुपी होना चाहिए, 200 पे तो मैं नहीं बेचूंगा, मैं जमीन में गाड़ दूंगा पर तुमको तो नहीं दूंगा। तो व्हेन द इकोनॉमिक एजेंट रिफ्यूजेस टू कोऑपरेट, तो फिर तो वो सिस्टम चल नहीं सकती। तो सरकार कुछ भी बोल दे, सामने ये लोग बेचे नहीं उस भाव पे, तो इधर आएगा नहीं डॉलर, देन व्हाट विल हैपन? तो लीगल रूट पे तो समझो मिलेगा नहीं। मान लो सरकार कहती है कि कोरोना में रेमडेसिविर इंजेक्शन 5000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, पर हॉस्पिटल में मिले नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? ब्लैक मार्केट में जाओगे और वो तो अपनी मनमानी प्राइस पे ही सप्लाई डिमांड के हिसाब से मांगेगा। तो श्रीलंका की इंपोर्टर फिर जाएंगे ब्लैक मार्केट में, हवाला एजेंट माफिया लोगों के पास, तो वो तो 350 में ही बेचेंगे क्योंकि अमेरिकन आदमी उसको 350 रेट पे ही देने को तैयार होगा। तो यहाँ से हमने क्या जीवन बोल दिया, ये जो मार्केट फोर्सेस आर सुप्रीम इन दिस, सरकार को टांग अड़ाए तो एक से ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। अब कुछ लोग ये कहें कि देखो जैसे ऑनियन या गेहूं चावल के भाव बढ़ जाते हैं, तो भारत सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने गोदाम से मार्केट में सब बेच के सप्लाई बढ़ा देती है ताकि प्राइस स्टेबल हो जाए। तो श्रीलंका की सेंट्रल बैंक उनके पास भी अपनी तिजोरी में कुछ तो डॉलर बचे होंगे, तो उसको इधर दे के वो सप्लाई स्टेबल क्यों नहीं करते ताकि 350 नहीं 200 श्रीलंकन रुपी में सबको डॉलर मिले। तो भाई श्रीलंकन सेंट्रल बैंक के पास इतना फॉरेक्स रिजर्व तो होना चाहिए, उसके खुद की माने चल रहे हैं, खुद ही IMF को हर 6 महीने में भी मांगते हैं हमको लोन दे दो। इस कारण से एक और जीवन बोध है क्या, हर एक देश की सेंट्रल बैंक के पास दे दनादन फॉरेक्स रिजर्व तिजोरी में ढेर सारा डॉलर पड़ा हुआ होना चाहिए। उसको हम और आराम से समझेंगे कल परसों के लेक्चर में। अब यहाँ से एक आखिरी मुद्दा समझना है, ग्रीशम्स लॉ। ग्रीशम्स लॉ असल में सालों से टॉपिक है ही, पर उसकी चर्चा बंद हो गई थी। फिर ये श्रीलंका वाला केस जो कुछ वर्षों पहले हुआ तो वापस चर्चा में आ गया 2023 में, तो इसलिए समझना है। इतिहास में आप पढ़ना, ये तुगलक ने सब अपने तुगलकी एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके पहले के जमाने में जो भी गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स थे वो फुल बॉडीड कॉइन्स थे। मान लो उस पे लिखा हो ₹1, पर वो उसका गोल्ड बेचो तो ₹10 का गोल्ड उसमें दबा दबा के भराओ। फुल बॉडीड कॉइन्स क्या होते हैं हम ऑलरेडी पिलर 1A1 में और चुके एकदम शुरुआत में। तो हम कहिए तो भाई गुड मनी है क्योंकि इसके अंदर प्रेशियस मेटल दबा दबा के भरी है, लिखा ₹1 पर ₹10 का, इसमें तो सोना है, तो गुड मनी है, हार्ड इमोजी है। तुगलक ने कहा वो सब ठीक है, पर उसके जमाने में जो भी प्रॉब्लम आई थी, गोल्ड सिल्वर की जो खदानें होंगी, माइंस होगी, उसमें प्रोडक्शन शायद कम हो गया। और अगर हम इतिहास थोड़ा विश्व का भी देखें तो तुगलक कोई तकलीफ नहीं, ईरान और बाकी देश में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था। तो सब लोग क्या करें कि धीरे-धीरे हम सस्ता वाला कॉइन बना देते हैं, पेपर करेंसी छाप देते हैं, ऐसे प्रयोग शुरू होने लगते हैं। तो तुगलक ने भी कहा देखो गोल्ड सिल्वर में छापने का बहुत खर्चा है, इतना मेटल है नहीं मेरे पास, तो मैं तो ब्रॉन्ज के, कांस्य सिक्के बनाऊंगा। और तुम सब लोग जो मेरी जनता हो, तो मान लो कि एक ब्रॉन्ज कॉइन का उतना ही वैल्यू है जितना एक सिल्वर कॉइन का है, क्योंकि दोनों में मैंने लिख दिया मान लो ₹1, तो स्वाभाविक जनता थोड़ी मानेगी। ₹1 का सिक्का है वो क्या मान ले, और ये भी स्टील और वो भी स्टील का, तो मान ले ₹1 इक्वल ₹1। ये सिल्वर का सिक्का है और वो ब्रॉन्ज का, आप बोले दोनों ₹1 का है, तो कोई नहीं मान सकता, ये तो बैड मनी है। बैड मनी कौन है? ब्रॉन्ज का सिक्का। तब पब्लिक क्या करेगी? जो पुराने उनके पास कॉइन्स है गोल्ड सिल्वर वाले, उसको वो छाती पे लगा के रखेंगे, पिगी बैंक में छुपा के रखेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे। आई विल नॉट यूज द गुड मनी इन द मार्केट। मार्केट में मुझे ये जो ब्रॉन्ज के कॉइन मिले, मान लो ये नौकरी करता हो, कुछ बिजनेस करता हो, कहीं से ये कॉइन आएगा तो उसी को यूज करेगा, गोल्ड के अपने कॉइन छुपा के रखेगा, किसी को देगा नहीं। तो इसमें से आपको क्या बोध मिला? बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। गुड मनी ये है गोल्ड सिल्वर के सिक्के, और मार्केट में आपको मिलेंगे नहीं क्योंकि जिनके पास है वो सब इसको स्टोर करेंगे, तो मार्केट में बस एक कचरा सिक्के ही बचेंगे। तो यानी कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, ऐसा ब्रिटेन का जो भी इकोनॉमिस्ट हुआ थॉमस ग्रिशम, उसने कहा, थॉमस ग्रिशम का ये सिद्धांत है। फ्रांस के कोई एक इकोनॉमिस्ट ने उल्टा बोल दिया, गुड मनी ड्राइव्स आउट बैड। कुछ बार ऐसा होता है कि जो अच्छी करेंसी लोग उसको यूज करते हैं और बुरी करेंसी को कोई अपनाता नहीं। आपका ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं हुई भाई, वो ऐसा तेल नहीं तेल की दाल, देखो यू हैव टू सी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ये दो केस हम देखेंगे, देन इट विल स्टार्ट टू मेक मोर सेंस। फॉर एग्जांपल, जिम्बाब्वे के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई है कि उनकी जो लोकल करेंसी है जिम्बाब्वे की, इतना सब आप भर के जाओ तो आपको ब्रेड का एक पैकेट मिलेगा। आप कहिए तो बैड मनी है, इतना क्या ही बर्बाद करेंसी है कि इतना भर के जाओ तो ये उसे ब्रेड का पैकेट मिलता है। इट इज इनकन्वीनियंट टू कैरी, सो आई कॉल इट बैड मनी। तो जिम्बाब्वे की जनता क्या करती है, वो इस करेंसी को प्रैक्टिकली मानती नहीं है, वो लोग डॉलर ही में ट्रांजेक्शन करना पसंद करते हैं कि डॉलर की मदद से हम बाय सेल कर लेंगे। आपके जिम्बाब्वे वाले के पास डॉलर किधर से आया? दो तरीके से आ सकता है। एक, जिम्बाब्वे के जो वर्कर्स
अमेरिका गए होंगे, सैलरी में से पैसा भेजते होंगे। और दूसरा आप जानते हैं नाइजीरिया, जिम्बाब्वे वगैरह में सब ऑनलाइन वो क्या हैकर स्पैमर होते हैं, नाइजीरियन प्रिंस स्कैम, तो किसी को बकरा बना के उसका पैसा लूटा होगा ऑनलाइन स्कैम में, तो वो सब आया होगा। आइदर या तीसरा नार्कोटिक टेरर, AK-47 बेच के लाया होगा। तो वहाँ पर प्रैक्टिकली डॉलर वो यूज़ करते हैं, क्योंकि डॉलर को वो गुड मनी मानेंगे कि भाई $1 लेके जाओ तो भी काम हो जाता है, इतना तेला भर के नहीं जाना पड़े। तो यहाँ पाएंगे कि लोकल करेंसी लोग यूज़ नहीं करते, डॉलर यूज़ करते हैं। यहाँ पाएंगे क्या है, गुड मनी ड्राइव्स आउट बैड, कि आम जनता के जिम्बाब्वे का नहीं, मुझे डॉलर दो। वो थिंग्स आर टोटली डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब जिम्बाब्वे की सरकार क्या करे, तो फिर उनको भी पता है इतना करेंसी तो लेके जाना इनकन्वीनिएंट है। तो जिम्बाब्वे की सरकार ने कहा कि देखो तुम्हारे पास ये जो भी करेंसी हमको दे दो, और उसके बदले तुम ये हमारा नया गोल्ड कॉइन ले लो, जिसका नाम है मोसी ओ टुनिया, वो उनका कोई वाटरफॉल या कुछ है। अब स्वाभाविक है ये गोल्ड कॉइन है तो लोग मानेंगे हाँ भाई तो बराबर है, एंड वी विल एक्सेप्ट इट। तो फिर अब ये करेंसी जाके नया गुड मनी, वो बैड मनी को ड्राइव आउट कर देगा। व्हाट अबाउट द श्रीलंका? श्रीलंका में ये सारा कैसे फिट हुआ? गुड मनी हम ये एक्सचेंज रेट के हिसाब से कि $1 की आइडियल वैल्यू मान लो 350 श्रीलंकन रुपी होनी चाहिए, लेकिन श्रीलंका की सरकार और सेंट्रल बैंक ने क्या कहा कि नहीं, $1 का वैल्यू 200 श्रीलंकन रुपी के हिसाब से समझो, मतलब उनका श्रीलंकन रुपी के सामने इतना सस्ते में हमको मिलना चाहिए। तो ये तो बैड मनी हो गया, इस एक्सचेंज रेट पे कोई मानने को तैयार नहीं, तो जनता क्या सोचती है, जमीन में गाड़ देंगे पर तुमको देंगे नहीं। तो यहाँ आपको गुड मनी मिलता नहीं है, सब बैड मनी श्रीलंकन का रुपया ही मिलेगा, डॉलर हाथ में नहीं आ रहा है। उस कंटेक्स्ट में द हिंदू वाले समझा रहे थे, हालांकि एक्जैक्टली वो इस पूरी एनालॉजी में फिट नहीं होता, पर क्या उन्होंने बोला, हमने बेसिक सिद्धांत समझ लिया। तो फैक्टर अफेक्टिंग करेंसी एक्सचेंज 4 हमने देखे, उस हिसाब से सॉफ्ट करेंसी और हार्ड करेंसी देखा। श्रीलंका का फिक्स्ड एक्सचेंज रेट उसमें क्या तकलीफ देखा। आखिरी मुद्दा अफगानिस्तान। देखिए, एक तो हम ग्राफ ऐसा बना सकते हैं कि $1 का पहले 75 रुपये था, अब बढ़ के 85 रुपये हो गया, तो ये तो ग्राफ ऊपर जाएगा बराबर। और अगर हम उल्टा रेशियो निकालें कि रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करो, तो फिर ये हो सकता है कि एक इंडियन रुपये की वैल्यू क्या होगी, 0.012 US डॉलर्स। अब उस हिसाब से आप बनाओ तो फिर वो ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा जो नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ जाए, तो बात तो वही है। लेकिन उसी वक्त अगर आप अफगानिस्तान की करेंसी का ग्राफ देखो कि एक अफगानिस्तान की करेंसी US डॉलर में कितनी है, तो वो ग्राफ ऊपर जा रहा है, अफगानी टू डॉलर। तो इसलिए एनडीटी वाले बहुत मौज में आ गए कि भारत की करेंसी बेकार है, अफगानी करेंसी इज द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसकी मतलब तुम देखो क्या औकात है कि डॉलर के मुकाबले भी वो ऊपर जा रहा है, वो स्ट्रांग हो रहा है। तो अफगानी करेंसी इज बेटर देन बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द वर्ल्ड। अब उसका कारण क्या है, ये जो भी 2023 के समाचार सप्लाई डिमांड के हिसाब से चलता है सब। अब तकलीफ ये है, अफगानिस्तान में भी लोग डॉलर भेजना चाहते हैं, फॉरेन एड का पैसा आता हो, अफगानी लोग जो विदेश गए होंगे रेमिटेंस में फैमिली को पैसा भेजते होंगे। अफगानिस्तान खुद से जो चीजें एक्सपोर्ट करता है, मतलब सामने वाले देश इंपोर्ट करते हो, जो भी उसका काजू बादाम किशमिश कुछ खरीदते हो, या अफगानिस्तान से आप जानते बहुत सारा अफीम नार्कोटिक सब जाता हो, जो बाकी लोग इंपोर्ट करते हो, अमेरिका के ड्रग तस्कर, तो वो भी डॉलर में पे करते होंगे। अब ऐसा जितना डॉलर में पेमेंट आ रहा है, तो वहाँ तालिबान की नई सरकार, पहले तो जिम्बाब्वे जैसा ही था कि लोग डॉलर में ही सब सेटल कर देते थे सब्जी तरकारी, पर ये तालिबान की सरकार ने कहा नहीं, अफगानी करेंसी में आपको कन्वर्ट करना होगा, तभी तुम इसे यूज कर सकते हो, वरना हम गोली मार देंगे। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि अफगानी करेंसी की डिमांड बढ़ गई, लेकिन अफगानिस्तान की सेंट्रल बैंक की इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि ज्यादा नोट छाप सके अफगानी करेंसी के। तो इस कारण से क्या होगा, अफगानी करेंसी महंगा हो जाएगा डॉलर के मुकाबले, क्योंकि इसका सप्लाई तो कम हो रहा है, सामने डॉलर का सप्लाई तो आते रहता है, जो भी नार्को ट्रेड और वगैरह कारण के। तो देयरफॉर इट इज हैपनिंग कि अफगानी करेंसी बिकमिंग स्ट्रॉन्गर देन डॉलर इन प्रपोर्शन। तो अफगानी करेंसी इज बेस्ट परफॉर्मिंग इन द वर्ल्ड। अब कुछ लोग सवाल कहेंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं अफगानी करेंसी इज द गुड मनी? देखिए, अफगानी करेंसी इज द गुड मनी ऐसा ग्राफ से बोलो तो वो एक बात है, लेकिन जब हम देखें कितनी गरीबी, कितनी महंगाई, जीडीपी, इंक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के कितने अधिकार, तो वो तो कोई जोरदार जगह है नहीं। तो जस्ट बिकॉज दिस ग्राफ, और ये भी टेम्पररी है, पूरी जिंदगी तो ऐसा चलेगा नहीं, दैट डजंट मीन कि वो बेस्ट परफॉर्मिंग है तो सब स्वरूप में वो बेस्ट ही है। तो हमने कुछ 3 बेसिक कंसेप्ट मुझे समझाने थे, असल में तो पढ़ना कल से शुरू करेंगे, कल मैं उसका हैंडआउट भी अपलोड करता हूँ। जाने से पहले एक आखिरी पीवाईक्यू आप ट्राई करें, फिर ये क्लास हम एंड करें। ये 2020 में पूछा गया, पहले तो मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ, आप सुकून से इसको सोचिए। हाँ, तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या जवाब होना चाहिए? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। सेवेंटी 9% लोगों को लगा डी शुड बी द आंसर, और उनकी सोच सही भी है, क्योंकि देखिए पहला क्या बोलता है कि भारत का एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, ओके करेक्ट। तीसरा क्या बोलता है कि सर्विसेज के अंदर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम है, करेक्ट। तो 1 एंड 3 दिखे तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा? डी। तो इस हिसाब से यू आर राइट। और आप चौथा स्टेटमेंट भी देखो, चौथा स्टेटमेंट क्या कहता है, इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड या करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये भी नॉर्मली सही था कि इंडिया सफर्स फ्रॉम करंट अकाउंट डेफिसिट, लेकिन 2020 कोरोना एक्सेप्शनल ईयर था, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। इस कारण से ये जो क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं हो सकता। आपका डी करेक्ट है इन जनरल सेंस, यू आर राइट, पर इसमें भी फोर्थ तो गलत है ना, तो सारे ऑप्शन गलत है, ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। तो 2020 के इस पेपर में इनको ये क्वेश्चन कैंसिल करना पड़ा, 52 उसमें आप देखो एक्स मतलब कैंसिल। ऐसा एक और भी क्वेश्चन था, वो हिस्ट्री या कोई दूसरे सब्जेक्ट में हुआ था, ये भी शायद पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, क्योंकि मैं तो जब से देख रहा हूँ मुझे नहीं याद इन्होंने कभी भी कोई क्वेश्चन कैंसिल किया हो, जबकि हमने अभी देखा ब्रेक के बाद एमसीक्यू देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला भी था, उसमें भी सारे ऑप्शन गलत ही थे। पर आप देखो 2013 में इनकी गर्मी थी, एक थी, सोशल मीडिया नहीं था, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कम थी, तो कबूल नहीं करते थे, अब करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया भी बोल दो, जो लोगों ने आरटीआई वगैरह एक्टिविज्म किया, जो लोग हाईकोर्ट वगैरह में भी लड़े, तो सबका एक कंबाइंड एफर्ट है कि यूपीएससी अपनी गलती मानने को हुई मजबूर, वरना वो तो खुद को भगवान ही समझते हैं, वो कभी गलती मानते नहीं, कोई आप केस कर लो, कुछ कर लो कुछ नहीं होता। एनीवे, सो आपके अपन इसमें तो फिर सब क्या हमको टिक करना चाहिए कि नहीं? आपने जो किया सही किया, टिक तो करना चाहिए ना, क्योंकि आप थोड़ी कल्पना कर सकते हैं एक साल बाद जब आंसर क्या आएगी तो सही होगा कि गलत, या कैंसिल करेगा कि नहीं। तो रियल एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड से जो टिक लगे वो टिक करना चाहिए, लेकिन अगर आगे आपको लगे गलत है तो 7 दिन के भीतर आपको कंप्लेंट भी करनी चाहिए, और ये कंप्लेंट आपको करनी होगी, मैं नहीं कर सकता। उसका कारण वो आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन आईडी, ऐसी सब चीजें पूछता है, तो कोचिंग वाला नहीं कर सकता, स्टूडेंट ने खुद ही वो कंप्लेंट करनी पड़े। तो कीप दैट इन माइंड।
बस तो आज यहाँ तक रखते हैं। कल हम मिलेंगे तो इतना तो कंप्लीट करो, इसमें से भी पीवाईक्यू कल देखते हैं। कल हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंसी एक्सचेंज, फॉरेक्स रिजर्व, कैश, डीआर, नीर, रीर, परचेजिंग पावर, पेरिटी, ये सब देखते हैं। शनि रवि सोम 3 दिन क्लास है, आपका इतना सारा इसमें पढ़ना है। नहीं पढ़ना इतना ज़्यादा नहीं है, पर मैं वो सुकून से पढ़ा। नॉर्मली कुछ पिलर्स ऐसे होते हैं जैसे पिलर 5 6 वो तेज़ी से मैं खत्म कर देता हूँ कि ये योजनाएँ तुम देख लेना, मैं आपको ऊपर-ऊपर से 4-5 आउटलाइन्स दे रहा हूँ। और ऐसे इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसको सुकून से पढ़ना पड़े, इसलिए आराम से पढ़ेंगे। तो सी यू टुमारो नाइट, लेट्स टेक इट।